तुम्हारी जजीरा हो बाए राहत जमी। वैसे एक बात है निमरा, यहाँ बोरियत बहुत है। घंटा भर इर्द इर्द गिर्द के घरों में झांकने झांकने और लॉन में खेलते बच्चों को मुंह चुड़ाने के बाद थक कर रबिया मायूसाना अंदाज में सर हिलाती उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। गजल हस्बे मामूल इकनॉमिक्स में सर लिए बैठी थी। फरीहा कुर्सी पर नीम दराज नाखूनों से म्यूजिक बजाती कुछ न कुछ गुनगुनाने में मसरूफ थी। निमरा ने टेरेस पर ग्रिल के साथ साथ रखे गमलों में खिले रंग बिरंगे फूल चुनते हुए उसे घूरा, जबकि ग्रिल खूबसूरत सफेद फूलों वाली सब सरसब्ज भेल से ढकी थी। सिर्फ इसलिए माय डियर कजन के हम लोग यहाँ एग्जाम्स की तैयारी के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए ना तो कोई मूवी देखी जा सकती है और ना ही कहीं घूमने जा सकते हैं। निमरा ने सारे फूल सफेद टेबल पर ढेर करके गुलदस्ता बनाना शुरू किया। और ये पढ़ाई ही तो हो रही है घंटे भर से। गजल ने किताब से नजरें हटाकर उन्हें घूरा तो रबिया ढिठाई से हंसने लगी। अब सारा दिन पढ़ पढ़ कर तो दिमाग वैसे ही खाली हो जाता है। तुम्हारे अंदर तो जैसे कंप्यूटर फिट है, तो न जाने कैसे पढ़ लेती हो एक ही नशिस्त में इतना सारा। फरीहा ने गाना रोक कर गजल की तरफ देखा। वो दोबारा से किताब में खो गई थी। वो मायूसी से सर हिलाकर निमरा के बनाए गुलदस्ते को देखने लगी। रबिया दोबारा से तांगा झांकी में मसरूफ हो गई। मोहतरमा, ये शरीफों का मोहल्ला है, निमरा ने तंजिया कहा। अच्छा, रबिया ने हैरत से आंखें फैलाई। अगर मुझे पता होता कि ये ग्रेजुएशन करना इतना मुश्किल हो जाएगा तो कभी आसिफ को इजाजत ना देती बाहर जाने की। फरीहा ने किताब उठाई और फिर पटक दी। उस वक्त तो उसकी हजार मिनटों के जवाब में कहा था कि तुम जब तक डिग्री लाओ मैं ग्रेजुएशन कर लूंगी। यही तो मुसीबत है एजुकेशन के दरमियान मंगनी की। बंदा अच्छा भला डिस्टर्ब होकर रह जाता है। रबिया ने मुड़कर कहा। लगता है फरीहा बीबी को आसिफ भाई कुछ ज्यादा ही याद आ रहे हैं। निमरा ने गुलदस्ते का तनकीदी जायजा लेते हुए कहा। जाहिर है वो सिर्फ इसका मंगेतर ही तो नहीं, कजन भी है और बचपन का साथी भी। गजल ने किताब बंद करके एक तरफ रखी। वो काफी देर से खांसी तुंदही से स्टडी में मसरूफ थी। फरीहा अगर आसिफ वहाँ किसी और में इंटरेस्टेड हो गए तो। निमरा ने फिक्रमंदी से कहा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो, उसे दहल कर कहा। अब देखो उसकी हालत, गजल ने शरारत से कहा तो वो खफा होकर नीचे चली गई। अब बंद करो ये फजूल हरकत। गजल ने मुड़कर रबिया को डांटा जो लॉन में खेलते बच्चों से इशारों की जुबान में बातें कर रही थी। मेरा ख्याल है अब बस करें, बाकी रात को पढ़ लेंगे। निमरा ने कहा तो गजल हंसी। जी, जैसे पिछले कई घंटों से यही काम तो कर रही थी। आप और रात को भी सबसे पहले तुम ही बेड पर जाती हो। बच्चों जैसी नींद है तुम्हें, जहाँ नींद आई वहीं लुढ़क गई। इधर आओ, तुम्हें एक चीज दिखाऊं। रबिया ने जोश से पुकारा। ये क्या है? ये तुम्हारे साथ वाले घर में ये नए लोग आए हैं, उसने कहा तो वो दोनों भी उसकी तरफ लपकी। सारा लॉन मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर और साजो सामान से भरा था और एक प्यारी सी लड़की मुख्तलिफ डिब्बों को उलट पुलट कर देख रही थी। तभी उसकी नजर टेरेस पर टंगी तीनों लड़कियों पर पड़ी। रबिया ने हेलो के साथ जोर शोर से हाथ हिलाया तो जवाबन उससे भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उससे पहले कि रबिया हंसबी आदत में ही टंगी टंगी उससे दोस्ती गांठ लेती, कमरे से निकलकर ऊंचा लंबा नौजवान लड़की के पास आ खड़ा हुआ तो निमरा उसे घसीट ले गई। रात को खाना बनाते हुए भी वो उसे ही मौजू गुफ्तगू बनाई हुई थी। वैसे लड़की थी प्यारी। रबिया ने कोफ्तों पर हरा धनिया छिड़कते हुए कहा। शुक्र है कि ये लड़की आ गई, कसम से तुम लोगों के आने से पहले इतनी बोरियत होती थी। आसिम भाई ऑफिस चले जाते और मैं सारा दिन अकेली, आस पड़ोस में कोई हम उम्र लड़की ही ना थी। चलो अब अच्छी कंपनी रहेगी। वो लड़की खूबसूरत ही नहीं खुश इखलाक भी लगती है, अलबत्ता उसके भाई के मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकती। रबिया ने शोही से कहा। तुम्हें क्या मालूम कि वो उसका भाई है? उनकी शक्लें बहुत मिलती थीं। रबिया ने कहा। लो, शक्लें तो फरीहा और आसिफ भाई की भी मिलती हैं कि देखने वाले उन्हें। निमरा को अपना जुमला अधूरा ही छोड़ना पड़ा कि फरीहा की धप बड़ी जोर से कंधे पर लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, और ये तुम सबकी सबकी सब यहाँ क्या कर रही हो? सलाम के साथ साथ बड़ी हैरत से पूछा गया। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम और दूसरे ये कि हम खाना तैयार कर रहे हैं, रबिया ने चम्मच लहरा कर कहा। ठीक तो फिर जल्दी से लगाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है, आशिर भाई कहते हुए बाहर निकल गए। यार आज तो मेरा फेवरेट ड्रामा आना है, ऐसा करते हैं दस्तरखान टीवी लाउंज में बिछा लेते हैं। निमिरा ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिया। खाने के दौरान ड्रामा देखने के साथ साथ निमरा ने हस्बे आदत आज के दिन की सारी रूटीन, आज कितना पढ़ा, क्या क्या हुआ और साथ साथ ने पड़ोसियों की आमद भी बता दी। तो तुमने ये खाना उधर भी भिजवा दिया होता, आज उनका पहला दिन था। अभी तो घर भी सेट नहीं हुआ होगा, आशिर भाई ने कहा तो निमरा ने जुबान दांतों तले दबा ली।
चलो खैर, आशिर भाई हंसी है। अब तो वो लोग इंतजाम कर चुके होंगे। सुनो, तुम्हारे उन नए पड़ोसियों से मिलकर आए, रबिया ने किताब बंद करके कहा। हस्बे मामूल वो टेरेस पर विराजमान थी और सुबह से गजल की डांट की बिना पर अच्छी खासी स्टडी भी हो रही थी। कोई जरूरत नहीं, गजल ने फौरन कहा। क्यों क्यों, सुबह से पढ़ पढ़ कर थक गए हैं। आखिर क्या सोचेंगे वो लोग कि हम लोग इतने बदइखलाक हैं। फरीहा ने भी तायद की। बस अभी वापस आ जाएंगे, और मेरा ख्याल है घर में इस वक्त वो लड़की का भाई भी नहीं, क्योंकि गैराज खाली पड़ा है। रबिया ने दूसरी तरफ झांक कर कहा। चलो ठीक है, चलते हैं। निमरा ने भी फट से कहा। क्या मतलब, इन हुलियों में जाएंगे? फरीहा ने उन्हें घूरा। और बाबा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले अपने हुलिये दुरुस्त करो। तुम भी उठ जाओ, निमरा ने गजल को कहा, जो बदस्तूर किताब से चिमटी थी। मैं नहीं जा रही, उसे बेजारी से कहा। बको नहीं, फौरन उठो। रबिया ने उसके हाथ से किताब छीनी। मुझे नहीं जाना है, तुम लोग जाओ, उसे कतई लहजे में कहा। तो वो मुंह बनाती नीचे आ गई। जरा सी देर में फ्रूट की बास्केट के साथ तैयार थी कि निमरा के ख्याल में हाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। निमरा तो घंटी पर हाथ रख कर भूल गई। क्या बदतमीजी है, फरीहा ने उसका हाथ झटका। हमें क्या पता वो काहिल और सुस्त किस्म के लोग हों, और वैसे भी किसी को फौरन गेट तक दौड़ाने का सबसे आसान तरीका है ये। निमरा ने आराम से बास्केट एक से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए कहा। लेकिन उन लोगों के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगी। रबिया ने उचक कर गेट के पार देखने की नाकाम कोशिश की। हो सकता है उनके सर में जूं ही ना हो, फरीहा ने वो सोच अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है अभी उनके उनके यहाँ कोई मुलाजिम वगैरह भी नहीं है, रबिया ने कहा। मेरा ख्याल है एक बार फिर ट्राई करती हूँ, निमरा ने कहा, और फिर घंटी की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी एकदम से गेट खुला और वो जो फ्रूट की बास्केट था, मैं सबसे आगे खड़ी थी। बास्केट छोड़कर सबसे पीछे जा चुकी वो दोनों भी हक्का बक्का खड़ी थी। जी, आने वाले ने खासी हैरत से उन्हें देखा। हम लोग इधर से आए हैं, परिया ने फौरन खुद को संभाल कर घर की तरफ इशारा किया। कल आप लोगों को आते देखा था। ओह, अंदर आ जाए, उसे एक तरफ होकर जगा दी। वो ये हम आप लोगों के लिए लाए थे, निमरा ने अंदर आते हुए शर्मिंदा शर्मिंदा लहजे में कहा। उसने एक हैरत भरी नजर पहले निमरा और फिर सड़क पर लुढ़कते मालटोर से वो पर डाली और मुस्कुरा दिया। आप अंदर चलें, ये भी आ जाएंगे। ज्यादातर सामान सेट किया जा चुका था। आप वापस कब आए? निमरा ने बड़ी हैरत से पूछा। वो भी तक यही सोच रही थी। कहाँ से? उसने हैरत से पूछा। रबिया ने उसे बड़े जोर से ठोका दिया। या मारो तो ना, निमरा ने जोर से कहा। दानिश के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। एक तो मुस्कुराहट और दूसरी उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। निमरा को डर सा लगने लगा। वो आपकी गाड़ी नहीं थी ना, तो हम समझे कि आप घर पर नहीं हैं, फरीहा ने आहिस्ता से कहा। आई सी, तो मोहतरमात बाकायदा मेरी गैर मौजूदगी की तस्दीक करके आई हैं, तभी मुझे देख कर घबरा गई थी। वो गाड़ी तो मम्मा और मोमल को एयरपोर्ट छोड़ने गई है, उसे बड़ी सादगी से बताया। जी, वो एक साथ खड़ी हो गई। आपकी अम्मी घर पे नहीं है? इस वक्त तो सिर्फ मैं ही हूँ, उसे उंगलियों से बाल सेट करते हुए सबका मूड में जवाब दिया कि बल की आवाज पर नींद से जागा था। जी, अब की आवाजें पहले से भी बुलंद थी। जी, उसने उन्हीं के अंदाज में कहा। तो मिस्टर, आपने पहले क्यों नहीं बताया? रबिया एक झटके से खड़ी होकर सख्ती से बोली। ये तो आपको खुद पूछना चाहिए था, उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। मैं अगर बता देता तो आप बाहर ही से चली जाती। उसकी आंखों में उभरती चमक उन मासूमों का दिल दहला गई। हाय अल्लाह, इसके हाथ में पिस्तौल तो नहीं। निमरा ने झट उसके दोनों हाथ देखे। मलगजे से शलवार सूट, बिखरे बाल और सुर्ख आंखें, और उस पर उसकी पूरी स्टार मुस्कुराहट। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो बड़े स्टाइल से उनकी तरफ देख रहा था। ठीक है, हम चलते हैं। रबिया ने निमरा का हाथ पकड़कर खींचा। आपकी अम्मी आ जाएं फिर आएंगे। अब जाएंगी तो फिर आएंगी ना? कान में उंगली चलाते हुए उसे एक नजर इन चारों पर डाली। क्या मतलब है आपका? रबिया ने तेवरी चढ़ाई, जबकि निमरा का दिल उसके अजीब से अंदाज पर डूब सा गया। मेरा मतलब है, आप पहली बार मेरे घर आई हैं, चाय पिए बगैर तो नहीं जाने दूंगा। वो चंद कदम चलकर ऐन दरवाजे के दरमियान खड़ा हो गया। और अगर ये चाय में कुछ मिला दे? निमरा के जहन में खतरे की घंटी बजी। देखें, हमें को कोई चाय वाय नहीं पीनी, निमरा ने कमाल हिम्मत से जवाब दिया। दानिश ने ये बड़ी जोर से कहका लगाया था, जबकि रबिया और फरीहा का दिल चाह रहा था उसके कप कपाते लहजे पर अपना सर पीट ले। आप घबरा क्यों रही हैं? उसने महजूज सी मुस्कुराहट के साथ निमरा को देखा। आप लोग इत्मीनान से बैठे, मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ, जाइएगा मत। बड़े दोस्ताना अंदाज में कहकर वो बाहर निकल गया। उन तीनों ने आओ देखा ना ताओ बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो पीछे से पुकारता रह गया। बीबी निमरा सबसे आगे थी। गेट से निकलते ही माल्टा निमरा के पांव तले आ गया। माल्टे का कचूमर तो निकला ही उससे पहले कि वो लहराती हुई जमीन बोस होती। पीछे से आती फरीहा और रबिया ने उसे सहारा दिया और घसीटती हुई घर में दाखिल हो गई। पानी,
पानी पिलवाओ हमें। निम्रा को सोफे पर पटक कर वो खुद भी ढेर हो गईं। क्या हुआ? क्या तुम लोग तो साथ वालों के घर गई थी? गजल ने हैरत से पहले इन दोनों को देखा, जो दिल पर हाथ रखे सांसें दुरुस्त कर रही थी, और फिर निम्रा को जो अपना पैर पकड़े हाय हाय कर रही थी। हम बड़ी मुश्किल से बच कर आ रही हैं, खुदा का शुक्र करो तुम हमारे साथ नहीं थी। पहले पानी पिलवाओ, मेरे हाथ पैरों से जान निकल रही है। जेबी ने कहा तो गजल भागती हुई पानी ले आई, बल्कि उसमें ग्लूकोज भी मिला लाई। रबिया ने पानी चढ़ाकर सारी बात उसे बताई। अहमक हो तुम लोग, हाँ महा ही घबरा जाती हो। अगर वो लफंगा बदमाश टाइप था तो ये हाई हील उतार कर उसकी कनपटी पर बजा देती। गजल ने कहा, पहले तो सबसे पहले ये बताओ तुम चीखी क्यों थी? रबिया ने हाय हाय करती निमरा को घूरा। तुमने उसकी आंखें देखी थी किस कदर सुर्ख हो रही थी? उसे झुरझुरी ली। नहीं भाई, निमरा का कसूर नहीं है। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि वो प्यारी सी लड़की आकर इस्तकबाल करेगी, और कहाँ अचानक मूंछों वाला इस किस्म का बंदा निकल आए, तो पजल होना तो यकीनी था। पर यहाँ ने निमरा की हिमायत की। वैसे ये तो तय है कि ये बंदा है वाकई पुरस्रार किस्म का। चंद दिनों की खुफिया निगरानी के बाद रबिया ने अपनी हतमी राय दे दी। कैसे? निमरा ने कैलकुलेटर पर उंगलियां चलाते हुए पूछा। अब देखो, ये शानदार गाड़ी, ये उम्दा लिबास, घर में आज आता जाता कीमती सामान, और मजे की बात यह कि वो कहीं आता जाता भी नहीं, बस दोपहर को 2 घंटों के लिए गायब होता है, और फिर सारा दिन या तो अपने चौकीदार के साथ मिलकर लॉन की काट छांट करता रहता है, या फिर किताबें पढ़ता रहता है। और 1-2 बार मैंने गेट पर पुलिस की गाड़ी को भी देखा है। रबिया ने तफसीली जायजा पेश किया। हो सकता है किसी लॉर्ड की बिगड़ी हुई औलाद हो, गजल ने कहा। स्मगलर भी तो हो सकता है, निम्रा ने चुटकी बजाते हुए कहा। बिल्कुल यही बात है, आजकल इसी किस्म के स्मगलर आ रहे हैं, शानदार पर्सनैलिटी वाले। इन 2 घंटों में माल इधर उधर करके आ जाता होगा, फरिया ने सोचते हुए कहा। कैसी अजीब बात है ना, अब शरीफों के मोहल्ले में ऐसे ऐसे लोग आ बसते हैं। निम्रा ने तासुब से सर हिलाया। यार निमरा, चाय तो पिलवाओ। गजल ने दाएं हाथ की उंगलियों से माथा मसलते हुए कहा। वो वाकई जी जान से पढ़ाई करती थी। लगता है इस बार सारे नंबर तुमने ही ले जाने हैं। परिया ने उकता कर किताब पढ़ी। और देखो, मेरा इस बार बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा पढ़ने को। किताब उठाती हूँ तो नींद आने लगती है, रखती हूँ तो अजीबो गरीब बातें सूझने लगती हैं। रबिया ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा। आजकल तो तुम्हें बस एक ही बात सूझ रही है। गजल ने अंगूठे से दाएं सिमत इशारा करके मायने खेज लहजे में कहा, तो वो खिलखिला उठी। अच्छी अच्छी दिलचस्पी है, उसने शरारत से कहा। निमरा चाय? गजल ने याद दहानी करवाई। इतनी गर्मी में चाय? मेरा ख्याल है कोल्ड ड्रिंक्स ठीक है। परिहा ने राय दी। ठीक है, मौसम बदल रहा है, मगर कुछ इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं हुई। गजल का मूड बस चाय पीने का हो रहा था। नहीं यार, कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्ज़ा, फरीहा ने फट से कहा। खुदा का खौफ करो, मेरे भाई की हलाल की कमाई है। निमरा ने कहा। लो, अगर कुछ खिलाना नहीं था तो बुलवाया किस लिए था? वो मुंह फुला कर बैठ गई। खा खा कर मोटी होती जा रही हो, आसिफ पूछेगा भी नहीं। गजल ने कहा। वो पूछे या ना पूछे, मगर तुम लोग जरूर मुझे भूखा मारोगी, हरदम मेरे खाने के पीछे पड़ी रहती हो। फरीहा ने कहा तो निमरा को तरस आ गया। अच्छा, भेजती हूँ शरफू को। कोल्ड ड्रिंक्स तो है ना? फरीहा ने पूछा तो निमरा ने इस बात में सर हिला दिया। चलो फिर पिज्ज़ा घर में बनाते हैं, फिर फरीहा ने कहा तो वो चारों किताबें वहीं छोड़कर नीचे आ गई। निमरा और फरीहा किचन में आ गई। सुनो, अपनी नई लिपस्टिक तो दिखाना। रबिया ने गजल से कहा तो उसने लिपस्टिक निकालकर उसे थमाई। उफ, कितनी बार कहा है कि ब्राउन शेड की लिपस्टिक मत लिया करो, तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। रबिया ने मुंह बनाकर कहा। मरो तुम। गजल ने उसके हाथ से लिपस्टिक छीनी और फिर अपने होठों पर जमाने लगी। उसे ब्राउन कलर बहुत पसंद था, खा वो लाइट शेड में हो या डार्क में। और अक्सर उसके पास इसी शेड के लिबास होते। वो सब जानबूझकर उसे चिढ़ाती रहती और वो भी बाज ना आती। चारों में भला की दोस्ती थी, अगरचे मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ था। फरीहा और रबिया बहनें थीं, शौक सीनित नए फैशन की शौकीन। फरीहा की मंगनी आसिफ से हो चुकी थी। दोनों बचपन के साथ ही थे। फरीहा ग्रेजुएशन के साथ साथ आसिफ की वापसी का इंतजार भी कर रही थी। उसका वाहिद शौक नए डिज़ाइन के मलबूसात के अलावा चटपटी चीज़ें खाना था, और इसी शौक की वजह से उसे कई चीज़ें बनाना भी सीख ली थी। खुद भी खाती और दूसरों को खिला कर भी खुश होती। रबिया हमा वक्त किसी न किसी एडवेंचर की तलाश में रहती। बच्चों के साथ दोस्ती और उनके साथ मिलकर हंगामे जगाना उनका शौक था। कोई ना कोई हंगामा खड़ा करके दूसरों को सामने करके खुद मज़े से पीछे खड़ी हाथ झाड़ने लगती। गजल मिजाजन कुछ संजीदा थी, मगर आदम बेजार हरगिज नहीं। मगर उसे अपना कैरियर बहुत अजीज था। लेक्चरशिप उसका शौक था, इसीलिए पढ़ाई को पूरी तवज्जो देती। उसका दूसरा शौक गाना था, जो कि वो बस कॉलेज के फंक्शंस में पूरा किया करती थी।
निम्रा न सिर्फ मिजाजन बल्कि शक्लन भी कुछ सहमी सहमी और घबराई घबराई सी थी। और शायद वजह वो होलनाक हादसा था जिसमें उसके मामा पापा छोटा भाई आमिर एक साथ हलाक हुए थे। निम्रा उस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी। तब से एक खौफ एक डर सा उसके पूरे वजूद को घेरे रखता। फिर भी इन चारों का ग्रुप कॉलेज में हंगामा सा मचाए रखता। तुम्हें पता है, रबिया ने कहा। नहीं, हमें नहीं पता, उन तीनों ने उसी के स्टाइल में कहा तो वो घूर कर रह गई। परसों आशिर भाई की बर्थडे थी। अच्छा, निम्रा ने हैरत से कहा। दरअसल हम लोगों ने कभी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं की, इसलिए। नहीं की तो आज की ये लेते हैं, रबिया ने कहा। मगर डेट तो गुजर गई, निम्रा ने मासूमियत से कहा। तो क्या हुआ, महीना तो वही है, बस दो चार चीजें और बनाकर कुछ हंस बोल लेंगे, रबिया ने कहा। जबकि मेरा ख्याल है कि तुम लोग सारा दिन हंसने बोलने और खाने पीने के अलावा और करती ही क्या हो। मैं जब भी आता हूँ तुम लोग यही खड़ी कुछ न कुछ कर रही होती हो। आशिर भाई ने अचानक अंदर आकर अचानक कहा। उफ आशिर भाई, आप कुछ लेट नहीं आ सकते थे? इतना जबरदस्त प्रोग्राम बन रहा था। फरीहा ने कहा। कोई जरूरत नहीं है ऐसे फजूल प्रोग्राम बनाने की। मैं कोई बच्चा हूँ जो मेरी सालगिरह मनाओगे? उसे डिपट कर कहा। अच्छा ठीक है भाई, हम पिज्जा लेकर लॉन में जा रहे हैं, आप कपड़े तब्दील करके वहीं आ जाएं। निमरा ने कहा तो वो उसका सर थपथपाते हुए बाहर निकल गए। मौसम बहुत खुशगवार था। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। मस्त हवा के झोंके हर तरफ खुशबू से बखेर रहे थे। लॉन में लहराते रंग बिरंगे आंचल मंजर को कुछ और रंगीन कर रहे थे। वो चारों हंसती खेलती एक दूसरे के पीछे भागती बहुत इंजॉय कर रही थी। अगर मेरी जिंदगी में ये मासूम सूरत और मासूम हंसी ना होती तो भला क्या करता मैं जीकर। आशिर ने खिड़की से निमरा के खिलखिलाते चेहरे पर प्यार भरी नजर डालकर सोचा और फिर कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गए। कहाँ रह गए ये आशिर भाई? फरीहा ने बेताबी से अंदर की सिमत देखा। थक कर वो चारों नरम नरम घास पर दायरा बनाकर बैठ गई थी। आ जाएंगे, तुम्हारी क्यों जान निकल रही है? गजल ने कहा। गजल, कोई अच्छा सा गीत सुनाओ ना। फरीहा ने लाड से उसके कंधे पर सर रखकर फरमाइश की। आशिर भाई आ जाएंगे। उसने पसो पेश से काम लिया। अभी आए तो नहीं, वो सुनाओ ना। आज की शाम तेरे नाम, रबिया ने इसरार किया। अच्छा, वो एक लम्हे के लिए रुकी। आज की शाम तेरे नाम, जगमग जगमग खुशबू खुशबू, अलबेली मतवाली शाम। आंखों के आंगन में खेले सपने आंख मचोली, दिल में जज्बे बोल रहे हैं एक अनजानी बोली। और रबिया सोच रही थी क्या यहाँ आना और तवील अरसे के लिए रहना सिर्फ निम्रा की दोस्ती की वजह से है? दिल इनकार कर रहा था। वो आज खुद पर मुंकशिफ हो रही थी। कोई है जिसकी चाह मुझे यहाँ ले आई। जिसे देखती हूँ तो मन आंगन में कलियां सी चटक जाती हैं। बहारों का रंग कुछ और निखर जाता है। और वो कैसा भोला और अनजान है, खुद से भी बेखबर। वो शख्स भला मेरी मोहब्बत को कैसे खोज पाएगा? आशिर कफ के बटन बंद करते बाहर निकले तो हैरत से वहीं खड़े हो गए। गजल की आवाज अपना जादू जगा रही थी और वो बहुत मबहूत सी उसे सुन रही थी। चेहरे पर लाली फैल चेहरे पर लाली फीकी, आंखों में हैरानी, बिखरे बिखरे बाल हैं तेरे, निखरी निखरी पेशानी। आओ लिख दूं अपना नाम। रबिया की पलकें उठी और फिर झुक गईं। रोशन पेशानी पर बिखरे बाल, आंखों में तैरती हैरानी, चेहरे पर खेलती थकन। वो किसी को क्या बताती? वो तो आगे ही के दर खोले बैठी थी। मोहब्बतों के लिए एक एक करके उसके चेहरे पर जलने लगे थे। उसने बेहद खामोशी से अपना हाथ गजल के घुटने पर रखा। गजल ने गीत अधूरा छोड़कर पहले उसे और फिर उसकी नजरों के ताकुब में पलट कर देखा। वो मुंह पर हाथ रखकर खिसियानी सी हो गई। आ भी जाए आशिर भाई, जेबी ने बेताबी से पुकारा। जल्दी करे आशिर भाई, वरना ये फरीहा भी फोत हो जाएगी। निमरा ने हंसकर कहा तो वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए उनके पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाजियो, फरीदा ने आकर सलाम किया। अरे फरीदा, तुम आ गई? और तुम कहकर तो 2 दिन का गई थी, ये पूरा हफ्ता कहाँ गायब थी? पता है ना कि हमारे एग्जाम्स नज़दीक हैं। निमरा ने उसे लताड़ा। हाँ हाय बाजी, सांस तो ले लो। अब मैं क्या करती? ना अम्मा बिस्तर से उठे ना मैं आ पाऊँ। कल अम्मा बिस्तर से उठी, आज मैं आ गई। फरीदा ने अपने परांदे से खेलते हुए कहा। अच्छा, उसको तो पीछे करो, देख लिया है कि नया परांदा पहन कर आई हो, फरीहा ने मुंह बनाकर कहा। हाँ हाय बाजी, मैं को ये दिखा रही थी। उसने परांदा पीछे करते हुए दांत निकाले। अब तुम्हारी अम्मा का क्या हाल है? आशिर ने पूछा। बस जी जी, उसका कोई पता नहीं। अभी बीमार होती है तो अभी भली चंगी, उसे मुंह बनाकर कहा। अच्छा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना, आशिर भाई ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। आप इसे कहना है जी, और कौन है हमारा इस जहान में? उसने अफसुर्दगी से कहा। नहीं, मेरा मूड तो चाय का है, आशिर भाई ने कोल्ड ड्रिंक्स देख कर कहा।
میرا بھی، غزل نے فوراً تائید کی۔ چلو فریدہ جلدی سے 2 کپ چائے بنا لاؤ، نمرا نے کہا۔ وہ کیوں؟ 2 کیوں جی، 3، آخر میں نے بھی تو پینی ہے، فریدہ نے کہا، اور پھر پراندہ جھنکاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ تمہیں سانس سونگ گیا؟ غزل نے ربیہ کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ ہاں، وہ چونک گئی۔ کس خواب سے جگا دیا؟ اسے کھاؤ، غزل نے اس کے سامنے پلیٹ کی۔ عاشر بھائی کیسا بنا ہے؟ فریحہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ کچھ زیادہ؟ انہوں نے منہ بنایا۔ جی؟ نمرا اور فریحہ ایک ساتھ چیخی تھی۔ میرا مطلب ہے کچھ زیادہ ہی مزے کا ہے، انہوں نے گھبرا کر کہا، تو دونوں نے ایک ساتھ ہرے کا نعرہ لگایا۔ ساتھ والوں کے ہاں بھی کچھ بھجوانا تھا، انہوں نے کہا، تو ربیہ اور غزل بے اختیار اپنی اپنی پلیٹ پر جھک گئیں۔ نمرا خواہ مخواہ فریدہ کو آواز دینے لگی۔ کیسے لوگ ہیں؟ گئے تھے تم لوگ ادھر؟ پتہ نہیں بھائی، ہم تو گئے ہی نہیں، نمرا نے بمشکل کہا، جس پر باقی تینوں نے بمشکل ہنسی ضبط کی تھی۔ میرا خیال ہے چائے اندر ہی پی لیں، موسم کے تیور بدل رہے ہیں۔ عاشر بھائی نے شمال کی طرف سے کالے ہوتے آسمان کو دیکھ کر کہا۔ تیز ہوا آندھی کا روپ دھار رہی تھی، وہ جلدی جلدی چیزیں سمیٹ کر اندر آ گئیں۔ فریدہ بھاگ کر جاؤ، اوپر کچھ کپڑے دھو کر ڈالے تھے وہ اتار لاؤ، نمرا نے کہا۔ ہائے باجی، آندھی تو بڑی تیز ہے، اس نے فکر مندی سے کہا۔ بے فکر رہو، تمہیں نہیں اڑا سکے گی، اتنی تو موٹی ہو، نمرا نے کہا، تو وہ ناراض ہو کر اوپر چلی گئی۔ اوکے گرلز، انجوائے یور سیلف، میں ابھی کچھ دیر آرام کروں گا۔ عاشر بھائی چائے پی کر کھڑے ہو گئے۔ بھائی کچھ دیر تو بیٹھے نا، نمرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بیٹا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سلجھائے تو اس نے سعادت مندی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ دل چاہتا ہے تمہاری ساری تھکن سمیٹ لوں، مگر ایسا کوئی حق میرے پاس ہو بھی تو۔ ربیہ نے اس کے تھکے تھکے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ سارے کپڑے لے آئی ہو نا؟ نمرا نے چینل بدلتے ہوئے فریدہ سے پوچھا۔ ہاں جی لے آئی ہوں، بس وہ ایک دوپٹہ اوڑھ کر ادھر چلا گیا ہے، اس نے کپڑے وہیں قالین پر ڈھیر کر کے تہ لگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ کدھر؟ وہ جھٹ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ جی ادھر ساتھ والوں کے ہاں، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ کس کا تھا؟ نمرا نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ پتہ نہیں جی، آپ میں سے ہی کسی کا ہوگا، اب بھائی صاحب کا تو ہونے سے رہا۔ وہ اپنی بات کہہ کر خود ہی ہنس رہی تھی، وہ بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ باجی اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ادھر کون سا کوئی رہتا ہے، میں لے آؤں گی جا کر، اس نے تسلی دی۔ ادھر تو جن آ بسا ہے، فریحہ نے دانت پیسے کہ اسے اپنے سبز سوٹ کے ساتھ کا سترنگا دوپٹہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ جن؟ فریدہ کا رنگ پھک ہوا اور دوسرے لمحے وہ چھلانگ مار کر ربیہ کے پیچھے جا چھپی۔ موٹی نہ ہو تو اس کی کوہنی بڑی زور سے ربیہ کی پسلی پر لگی تھی، اس نے دانت پیستے ہوئے اسے پرے دھکیلا۔ باجی سچ مچ جن رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہے اسے؟ فریدہ کا رنگ زرد تھا۔ نہ صرف دیکھا بلکہ مل بھی چکے ہیں۔ فریدہ کو اپنے دوپٹے کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ہائے اللہ، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر لڑک چکی تھی، بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کر اسے ہوش میں لائی۔ دیکھو فریدہ، جس جن ون سب مذاق تھا، تم بھاگ کر دوپٹہ اٹھا لاؤ، دیکھو آندھی بھی ختم ہو گئی ہے، فریدہ نے ملتجی لہجے میں کہا۔ دیکھو تو صحیح باجی کو، بس ایک دوپٹے کے لیے مجھے جن کے پاس بھیج رہی ہے، میں نہیں جانے کی، مجھے جنوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اسے صاف انکار کر دیا۔ فریدہ وہ بہت خوبصورت ہے، اسی بہانے تم بھی اسے دیکھ لینا، ربیہ نے کہا۔ خوبصورت ہے تو کیا ہوا، ہے تو جن ہی نا، تو تم خود کسی چڑیل سے کم ہو، فریحہ غصے سے بولی۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم سب آیت الکرسی پڑھ کر تم پر پھونک مار دیتے ہیں، پھر وہ جن تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ نمرا نے چٹکی بجا کر آئیڈیا دیا۔ تو آپ خود چلے جائیں نا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، اور ویسے بھی گنہگاروں کی پھونک میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فریدہ بی بی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بکو نہیں، اٹھو اور جا کر دوپٹہ لاؤ، وہ تمہیں مل کر پاگل بنا رہی ہیں، اور تم ہو کے بھلا انسانوں کی بستی میں جن کا کیا کام؟ غزل نے غصے سے حتمی لہجے میں کہا۔ باجی مجھے مروا مت دینا، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم اتنی جلدی مرنے والی نہیں ہو، فوراً اٹھو ورنہ میں بھائی کو بلاتی ہوں، غزل نے سابقہ لہجے میں کہا، تو وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ چلنے لگی، پھر پلٹ آئی۔ اب کیا ہے؟ غزل نے اپنے چہرے کے تاثرات ویسے ہی رکھے تھے۔ باجی وہ آیت الکرسی تو پڑھ کر پھونک دیں، اسے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہم گنہگاروں کی پھونک میں واقعی کوئی اثر نہیں، تمہیں آتی ہے نا تو پڑھتی ہوئی جانا، اور جاتے ہی ایک زوردار پھونک اس کے چہرے پر دے مارنا، اور دوپٹہ اٹھا کر بھاگ آنا، بس، ربیہ نے کہا، اور ساتھ ہی اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ باجی جی دعا کرتے رہنا، کہتی وہ باہر نکل گئی۔ بیچاری فریدہ، اب اللہ ہی حافظ ہے اس کا تو، نمرا نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں بےتابی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر پہلے 5، پھر 10، 15 اور پھر پورے 20 منٹ گزر گئے۔ خدا خیر کرے، انہیں تشویش ہونے لگی۔ زیبی تو نمرا کی ہدایت پر پانی میں گلوکوز گھول کر بیٹھی تھی۔ پھر ٹھیک 25 منٹ کے بعد فریدہ بی بی پراندہ جھلاتی مسرور سی اندر داخل ہوئی۔ ہائے ہائے باجی، آپ جھوٹ بھی بولتی ہیں، وہ صاحب تو اتنے اچھے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ فریدہ بی بی کی کھلکھلاہٹیں کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے پھونک اس نے نہیں
इसने नहीं, उसने मार दी है, निम्रा ने धप से सोफे पर बैठकर कहा। उन्होंने इतनी इज्जत से मुझे बिठाया, फिर पूछने लगे किधर से आई हो। मैंने बताया इधर से, तो फौरन सीधे होकर बैठे और कुरेद कुरेद कर पूछने लगे इधर कौन कौन रहता है। और तुमने बता दिया सब, निम्रा ने आंखें फाड़ी। तो लो, तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, फरीदा ने मुंह बनाया। फिर आप लोगों के नाम पूछने लगे, तुमने बता दिए। वो एक साथ चीख उठी, लो पागल समझा है मुझे, मैंने कह दिया कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो सबको बाजी कहती हूँ। उसने इतरा कर कहा, शाबाश, ये हुई ना बात फिर। जेबी ने खुश होकर कहा। फिर कहने लगे दफा करो उन सबको। क्या? वो जी, मैंने थोड़ा ही कहा था, वो तो उन्होंने। उन सबके चिल्लाने पर वो घबरा गई। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा। फरीदा बीबी अपने परांदे से खेलने लगी। जब मैंने बताया तो कहने लगे बहुत खूबसूरत है। क्या? रबिया ने हवन्नों की तरह पूछा। नाम जी, और क्या? उसने नाराजगी दिखाई। फरीदा बीबी अपनी स्पीड कुछ तेज करो, गजल ने उकताए हुए लहजे में कहा। फिर जी वो मुझसे पूछने लगे कि तुमने परांदा कहाँ से लिया था। मैंने बताया कि मैंने खुद बनाया है। तो बहुत हैरान हुए, कहने लगे एक परांदा मेरे लिए भी बना दो। वो बहुत खुश होकर बता रही थी। गजल एक तवील सांस लेकर सोफे की पुश्त पर टेक लगाकर बैठ गई। क्या वो खुद परांदा पहनेंगे? निमरा ने आंखें फाड़ी। ना जी, उनके बाल तो बहुत छोटे हैं। फरीदा उनकी कम इल्मी पर बहुत हंसी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? रबिया ने बेताबी से पूछा। फिर उन्होंने मुझे चाय पिलवाई। बाजी जी वो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। फरीदा बीबी वहां दुपट्टा लेने गई थी। गजल जब्त की इंतहा पर थी। हाँ बाजी, वो तो मैं भूल ही गई थी। फरीदा के कहने पर वो चारों सर पर हाथ रखकर बैठ गई। बाजी जी मैं अभी ले आती हूँ। गजल के कड़े तेवर देखकर वो खड़ी हो गई। फौरन दफा हो जाओ और याद रखना तुम वहां दुपट्टा लेने जा रही हो, अब वहां खाना खाने मत बैठ जाना, फरीहा ने पीछे से चीख कर कहा। अब के फरीदा फौरन ही वापस आ गई मुंह बनाते हुए। बाजी उनके तो तेवर ही बदले हैं। कहने लगे जिसका दुपट्टा है वो खुद ही आकर ले जाए। उसने आकर बताया तो फरीहा फरीदा के लिए रखा ग्लूकोज मिला पानी खुद चढ़ा गई। वो न जाने कब से बहती रात के समुद्र में तैरते चांद तारों का खेल देख रही थी। सर्द हवा की पालकी पर सवार बादलों के टुकड़े चांद के वजूद को ढांप लेते बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। सुबह खरामी के साथ वो देर से अपने खुले बालों से खेलती उस मंजर को देख रही थी। कितने दूर हो तुम उस चांद की तरह, उसे कोनी ग्रिल पर जमा कर बंद मुट्ठी पर ठोड़ी जमाई। मैं तुम्हें छूना भी चाहूं तो छू ना पाऊं, कुछ कहना चाहूं तो लबों पर हया की मोहर लग जाए। हालांकि तुम्हारी मोहब्बत कतरा कतरा मेरे अंदर जमा होकर एक समुंदर बना गई है और मैं हर रोज उसके साहिल पर पड़ी भूरी चट्टानों पर तन्हा बैठी एक पैगाम उड़ती कूंजों के हवाले करती हूँ। सुनो, तुम्हारे सफर में एक ऐसा साहिल भी आएगा जहां कोई नहीं गया, मगर उस साहिल पर पड़ी सीपियां तुम्हें सदा देती हैं। उसे बहुत दूर दियों की तरह टिमटिमाती रोशनियों को देखा। तुम कभी देखोगे नहीं और मैं कभी बता ना सकूंगी। मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ। तुम क्या यहाँ क्या कर रही हो? निम्रा ने तवील जमाई लेकर बंद होती आंखों को बमुश्किल खोल कर उससे पूछा। कुछ नहीं। वो अब में छुपे चांद को तक रही थी जो ऐन निगाहों के सामने था, मगर दस्तरस से दूर। अगर कुछ नहीं कर रही हो तो जाकर सो जाओ, फिर सुबह किताब हाथ में लेकर जमाइयों पर जमाइयां ले रही होती हो। निम्रा ने उसे लताड़ा। निम्रा, तुमने मोहब्बत की है? अभी तक तो मैं बीए कर रही हूँ, उसके बाद शादी करूंगी, फिर अगर वक्त मिला तो मोहब्बत भी कर लूंगी, अगर बंदा ढंग का मिला तो। जवाब में उसे मुस्तकबिल की पूरी तफसील उसे सुना दी। कैसी सीधी सी प्लानिंग थी, पढ़ाई, शादी और फिर मोहब्बत। मेरा ख्याल है कि तुम वाकई अभी तक नींद में हो, सो जाओ जाओ। रबिया ने मुस्कुरा कर उसे देखा। तो तुम यहाँ खड़ी कौन सी मोहब्बत फरमा रही हो, चलो आओ तुम भी, वो ढीले अंदाज में कहती दोबारा अंदर चली गई। अच्छा हुआ निमरा बीबी कि आप नींद में थी, वरना शायद मैं आज अपना आप खोल देती तुम्हारे सामने। वैसे जब मुझे पता चला कि डेट शीट आ गई तो मेरे हाथ पांव से जान निकल गई। निमरा ने आइसक्रीम के प्याले में चम्मच घुमाते हुए कहा। खैर वो तो तुम्हारी पुरानी आदत है, मगर मेरी नींदें अब जरूर उड़ जाएंगी। फरीहा ने कहा। खैर वो तो पहले ही आसिफ उड़ा कर ले गया है, अब क्या उड़ेंगी। गजल खासी मुतमईन थी कि उसकी तैयारी हमेशा की तरह मुकम्मल थी। इसे देखो कोई फिक्र ही नहीं। निमरा ने रबिया की तरफ देखा जो हर तरफ से लापरवाह आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी कि वो कोई भी काम सर पर सवार नहीं करती थी। ओ यार, पास ही होना है ना, हो जाएंगे, उसे लापरवाही से देखा। हाँ, नंबर तो हमेशा ही तुम्हारे मुझसे ज्यादा आते हैं। निमरा ने मायूसी से सर हिलाया। ये सारा खेल दिमाग का है जो आपके पास बहरहाल नहीं है। हेलो गर्ल्स, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उनकी इजाजत देने से पहले ही वो मर्सिडीज की चाबी टेबल पर रखकर चेयर घसीट कर बैठ चुका था। इन चारों ने नागवारी से उसे देखा।
ब्लैक पैंट पर लाइट ग्रीन शर्ट पहने वो हमेशा से कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। आप लोगों ने शायद माइंड किया। मेरा ख्याल है यहाँ बहुत सी टेबल्स खाली पड़ी हैं, रबिया ने इत्मीनान से प्याले में चम्मच घुमाते हुए कहा। लेकिन मैं टेबल पर तो नहीं बैठा। बायां बाजू कुर्सी की पुश्त पर टिकाए, दूसरे हाथ से टेबल पर रखी चाबियों से खेलता। वो बहुत लाइट मूड में बैठा था। साथ ही वेटर को इशारा करके उसे अपने लिए फ्रेश लाइम जूस मंगवा लिया। देखिए मिस्टर, रबिया ने कुछ कहना चाहा मगर वो दरमियान में बोल उठा। दानिश, माय नेम इज मोहम्मद दानिश, जॉबलेस, एक बहन, चार भाई। अभी हाल ही में आपके शहर में शिफ्ट हुए हैं, मगर अभी मेरी फैमिली नहीं आई क्योंकि मोबल मेरी बहन के एग्जाम्स हो रहे हैं। वो जूस के ग्लास में स्ट्रॉ घुमाते हुए अपना पूरा तारुफ करवा गया। देखिए मिस्टर दानिश, मुझे आपके इस बायोडेटा की कतई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। रबिया ने अपने लहजे को हतुल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश की। आप लोग उस दिन के बाद आई ही नहीं। वो उसके जुमले को यकसर नज़रअंदाज करके यूं बोला जैसे बरसों की शनासाई हो। वो चारों बस एक दूसरे की तरफ देखकर रह गई। मिस्टर दानिश, आप फौरन से पेशतर यहाँ से उठ जाएं। रबिया एक हाथ टेबल पर रखकर झटके से खड़ी हो गई। टेक इट इजी, बिला वजह इतना गुस्सा। वैसे गुस्से में आप बिल्कुल मुबल जैसी लगती हो। वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। रबिया, जस्ट रिलैक्स। गजल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। सिट डाउन। वो उसे घूरती हुई बैठ गई। वो इत्मीनान से जूस खत्म करने लगा। वैसे आप लोग मुझसे घबरा क्यों जाती हैं? उसने पूछा सबसे, और देखा निमरा की तरफ था। उसने झट अपनी पूरी तवज्जो आइसक्रीम पर मबजूल कर दी। दानिश ने बंद मुट्ठी होंठों पर जमाकर बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी। गलत फहमी है आपकी, हम क्यों घबराने लगे आपसे? जेबी ने नागवारी से उसे घूरा। वैसे वो दुपट्टा किसका था? उसने अचानक पूछा। फरीहा ने बड़ी जोर से पहलू बदला। दानिश ने भी जवाब का इंतजार नहीं किया। आपकी वो मुलाज़िमा क्या नाम था? उसने शहादत की उँगली पेशानी पर रखकर कुछ लम्हे के लिए सोचा। हाँ, फरीदा, वो बहुत दिलचस्प है। वो अभी कुछ नहीं बोली। ओके गर्ल्स, अच्छा वक़्त गुज़रा आपके साथ। मैं रुकता मगर कुछ काम है मुझे। एनीवे थैंक्स फॉर द जूस। वो ये कहकर तेज़ी से बाहर निकल गया। वो भी आइसक्रीम खत्म कर चुकी थी। बिल दो और निकलो यहाँ से, काफ़ी देर हो गई है। गज़ल ने कहा तो रबिया ने वेटर को बिल लाने का इशारा किया। ये बिल पर नज़र पड़ते ही उसे वेटर को घूरा। मैडम, वो आपके पास जो साहब बैठे थे, वो कह गए थे कि इसका बिल भी आप देंगी। उन्हें थैंक्स फॉर द जूस के अल्फाज याद आए, मगर रबिया ने गुस्से से कुछ कहना चाहा तो गज़ल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। इट्स ओके। उसने मुस्कुराकर उसे पैसे निकालने का इशारा किया तो वो उसे घूरती हुई पैसे निकालने लगी। तुम ड्राइव करो, मैं इस वक्त सख्त गुस्से में हूँ। रबिया ने चाबी गज़ल की तरफ उछाली तो वो कंधे उचकाकर ड्राइविंग सीट पर आ गई। वैसे अजीब सा बंदा है वो। गाड़ी रिवर्स करते हुए गजल ने मोहतात अंदाज में तबसरे का आगाज किया। लफंगा है पूरा, रबिया ने तिड़क कर कहा। कम से कम मैंने उसके अंदर में अंदाज में कोई लफंगापन महसूस नहीं किया। गजल ने कहा। हाँ, कह तो शायद तुम ठीक रही हो। फरीहा ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। मुझे तो वो खासा एजुकेटेड, महजिब और किसी अच्छी फैमिली का फर्द लगा है। अलबत्ता उसकी ये शरारत। वाट शरारत? निमरा गजल की बात काट कर चीखी। हाँ, अगर कोई लड़की ये हरकत करती तो शायद शरारत ही कहलाती, फरीहा हंसकर बोली। उसकी शख्सियत बज़ाहिर संजीदा और सोबर सी है। कम से कम ये शरारत उस पर सूट नहीं करती। ये बात वही कह सकता है जो उसकी आंखों में ना देख सके। उसकी आंखें हर वक्त हंसी और माइल बा शरारत रहती हैं। गजल ने हंसकर कहा। तुमने उसकी आंखों में झांक भी लिया? निमरा ने हैरत से उसे देखा। मजबूरी है। मैं हमेशा सामने वाले की दो बातों का तजिया सबसे पहले करती हूँ, एक तो उसका लहजा और दूसरी आंखें। और मुझे उस शख्स की आंखें, बेरिया और लहजा खासा महजीब लगा है। गजल ने अपना किया हुआ तजिया पेश किया। छुट्टी हुई। दूसरी मुलाकात में मौसूफ दो वोट तो ले ही गए। रबिया ने मुंह बनाकर कहा। खैर, ये मेरा अपना तजिया है और मैं कुछ ज्यादा मर्दमशनास भी नहीं, इसलिए हो सकता है कि बाद में वो कुछ का कुछ निकले। गजल ने हंसकर कहा। लेकिन मैंने उसका एक झूठ पकड़ लिया है, रबिया ने कैसेट लगाते हुए कहा। कौन सा? जेबी और निमरा एक साथ बोली थी। उसके जॉबलेस होने वाली बात। बेकार लोग ना तो इतनी कीमती गाड़ी में घूमते हैं और ना ही उनके चेहरे इतने पुरसुकून होते हैं। रबिया ने फातिहाना नजरों से उनकी तरफ देखा। हो सकता है वो शौकिया जॉब करना चाहता हो और किसी अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हो। निमरा ने कहा तो वो मुंह बनाने लगी। अच्छा बाबा, अगर तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ इतना ही बुग़्ज़ है और तुम उसकी इस शरारत का बदला भी लेना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, परिया ने कहा। ये हुई ना बात। अब मेरी प्लानिंग सुनो। रबिया उनकी तरफ घूमी। हम उसे चाय पर इनवाइट करेंगे। वाट? हम भला क्यों उसे चाय पिलवाने लगे? निमरा ने नाक चढ़ाई। पहले बात तो सुनो मेरी, हम उसे चाय पर बुलवाएंगे, रबिया ने पुरस्कार लहजे में कहा। फिर उसकी चाय में कोई नमक मिर्च डाल देंगे। बोगस आए बोगस आइडिया, फरीहा ने नाक चढ़ाई।
तुम लोग मेरी बात सुनोगी या नहीं? उसने चिढ़ कर कहा। सुनाओ। वो लोग चुप हुई तो उसे धीरे धीरे अपना आइडिया उन्हें सुनाया। हाँ, ये हो सकता है, फरीहा ने खुश होकर कहा। मगर बिल्ली, बल्कि बिल्ले के गले में घंटी कौन बांधेगा? गजल ने पूछा। मैं और कौन? रबिया ने कहा। ना जी, मैं नहीं जाती, न जाने आप उनके साथ क्या करें। फरीदा ने साफ इनकार कर दिया। कोई उसे जहर नहीं देने लगे, बेफिक्र रहो, रबिया ने कहा। तुमने बस इतना करना है कि उससे जाकर कहो कि हमने उसे चाय पर बुलवाया है। पर जी, वो मुतज़्ज़ब थी। पर वर कुछ नहीं, फौरन जाकर उसे बस इतना कह आओ। बल्कि ऐसा करो, उसे कहो कि आशिर भाई ने उसे चाय पर बुलवाया है। रबिया ने अपनी बात में तरमीम करते हुए कहा। पर बाजी, छोटे साहब तो घर पर ही नहीं है। फरीदा ने हैरत से उनकी शक्ल देखी। उसे क्या इल्हाम होगा कि भाई घर पे नहीं है? निमरा ने घूरा। बाजी, चौकीदार को कह दो। बेवकूफ, उसे तो भिनक भी नहीं पड़ने देनी। अब जाओ फौरन, फरीहा ने कहा। तो वो मुंह बनाती उठ गई। इतने तो अच्छे हैं दानिश साहब, न जाने ये क्यों दुश्मनी लगा कर बैठी हैं। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद ही आ गई। खैर है, आज चाय नहीं पिलवाई तुम्हारे दानिश साहब ने? फरीहा ने छेड़ा। आप मुझसे ऐसे मजाक ना किया करें, वो लहरा कर बोली। अच्छा, चाय का कह दिया? निमरा ने बेताबी से पूछा। हाँ बाजी, वो तो बड़े खुश हुए, कहने लगे मैं तो जरूर आऊंगा, और अपनी बाजियों से कहना मुझे बाजार की बनी चीजें अच्छी नहीं लगती। देखा कैसा ढीठ बंदा है, रबिया ने दांत पीसे। अब सबको बेताबी से शाम का इंतजार था। मेरा ख्याल है अब आता ही होगा। फरीहा जरा ऊपर से झांकना, रबिया की बेताबी दीदनी थी। तभी कॉल बेल चीख उठी। आ गया, भाग रबिया। निमरा के अचानक ही हाथ पैर फूल गए थे। चौकीदार को पहले ही वो लोग किसी काम से बाहर भेज चुकी थी। रबिया भागती हुई गेट तक आई। तभी कोई खुले गेट से अंदर आया, जिसे देखते ही रबिया के पाँव में ब्रेक लग गए। पप्पा आप? भाई, तुम्हारी मामा को बहुत फिक्र थी कि बेटियां इतने दिनों से घर से बाहर हैं। उन्होंने प्यार से उसे अपने साथ लगाया। जी, हम तो बिल्कुल ठीक है, आप अंदर चलें। वो घबरा कर गेट की तरफ देख रही थी। क्या हुआ बेटे, आर यू ऑल राइट? वो उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर परेशान हो गए। आई एम ऑल राइट पप्पा, आप अंदर चलें, कहीं आ ही ना जाए। किसी को आना है क्या? वो बार बार उसे गेट की तरफ देखता पाकर बोले। जी जी पप्पा, वो स्मगलर। वो अपनी धुन में क्या कह गई। क्या स्मगलर? नहीं, स्मगलर तो नहीं कहा मैंने। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। तुम खौफजदा हो। चौकीदार कहाँ है? उन्होंने गिरज कर कहा। उनकी गिरज सुनकर बाकी तीनों भी भागी आईं, मगर उन्हें देखते ही ठिठक गईं। एन उसी लम्हे दानिश ने गेट से झांका। मारे गए। वो तीनों मुड़कर भागती हुई किचन में जा घुसी थी। रबिया के पप्पा हैरत से ये सीन देख रहे थे। मे आई कम इन सर? गेट से 2 कदम अंदर आकर उसे पूछा था। यस। पप्पा ने पहले उसे और फिर रबिया की तरफ सवालिया नजरों से देखा। पप्पा, ये दानिश है, आशिर भाई के दोस्त। आप इसे क्यों आप इसे क्यों नहीं लाए? रबिया ने फौरन पेंतरा बदला। किसे? दानिश ने हैरत से पूछा। वो वो मुमल को। बर वक्त उसे मुमल का नाम याद आया था। दानिश ने कुछ हैरत से कुछ उलझ कर उसे देखा। मगर आपने उन्हें तो इनवाइट नहीं किया था, और वैसे भी वो लोग तो। ठीक है ठीक है, वो न जाने क्या कहने जा रहा था। रबिया ने जल्दी में से बात काटी। अंदर चलें, आशिर भाई भी आते ही होंगे। ये मैं आपके लिए लाया था। उसने केक का डिब्बा रबिया की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने मरे मरे हाथों से थाम लिया। पापा, आप लोग अंदर चलें, मैं आती हूँ। वो आहिस्तगी से कहकर किचन की तरफ पलट गई, जबकि पापा उसके साथ बातें करते ड्राइंग रूम की तरफ चल दिए। ये क्या हो गया? सारी प्लानिंग फेल हो गई। उसे अंदर आकर डब्बा टेबल पर पटका। अच्छा हुआ ना, मैं तो पहले ही खिलाफ थी। इतने अच्छे इंसान है दानिश साहब। फरीदा मसरूर सी बोली। तुम चुप करो दानिश की चमची। फरीहा ने घुरका। अभी तो आशिर भाई ने भी आना है, उन्हें क्या बताएंगे? निमरा ने परेशानी से हाथ मसले। करना क्या है, सब कुछ सच सच बता देंगे। रबिया ने मायूसी से सर हिलाया। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? हसबे मामूल किचन में, आशिर भाई ने किचन में झांक कर कहा। अफसोस हो रहा है। रबिया का मुंह लटका था। खैर तो है, इतनी प्यारी सी सूरत यूं क्यों क्यों बना रखी है? उन्होंने तो अपने मखसूस लहजे और अंदाज में कहा था। वो बेख्तियार मुंह फेर गई। अंदर चले, भाई मामू आए हैं और आपके मेहमान भी। निमरा ने कहा। मेरे मेहमान? उन्होंने हैरत से दोहराया। जी, और वाजे रहे, अब वो आपके मेहमान हैं, बाकी बात आपको बाद में समझा देंगे। गजल ने कहा। तो वो हैरत से उन्हें देखते ड्राइंग रूम की तरफ चल दिए। वो जल तू जलाल तू, आए बुला को टाल तू का विर्द करने लगी। तभी ड्राइंग रूम से आती पुरजोश आवाजों पर चौंक गई। दानिश तुम? आशिर भाई की हैरत भरी आवाज उभरी थी। आशिर? जवाबन वैसी ही हैरत का इजहार हुआ था। आई कांट बिलीव इट, कभी सोचा भी ना था कि तुमसे यूं मुलाकात हो जाएगी, और वो भी मेरे ही घर में। आशिर भाई ने कहा। मामू आप मिले इससे? ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त दानिश है। कॉलेज में हम लोग क्लास फेलो भी थे और रूममेट भी। आप शायद जानते ही हो, बिजनेस कम्युनिटी में इनके पापा का नाम खासी शोहरत कहाँ मिला है, सेठ मंजूर होस। आई सी, तुम उनके बेटे हो। तुम्हारे वालिद तो शायद आजकल अमेरिका में होते हैं। जी हाँ, तो बिजनेस कौन देखता है?
शहबाज भाई होते हैं, हम चारों में से वही बिजनेस माइंडेड है। उसने मुस्कुरा कर कहा। और तुम? आशिर भाई ने पूछा। मेरा इरादा पुलिस लाइन ज्वाइन करने का है। दैट्स ग्रेट, अभी तक निकले नहीं इस चक्कर से? आशिर भाई ने कहा। मैं जरा चाय का क्या हूँ। आशिर भाई ये कहकर बाहर निकले जहां वो चारों हक्का बक्का खड़ी थी। तुम लोगों को क्या साम सूम गया है? उन्होंने हैरत से उन्हें देखा। भाई ये तो हमारे पड़ोसी हैं। निम्रा अभी तक हैरत के झटके खा रही थी। ये तो जबरदस्त न्यूज़ है। अब तुम लोग ऐसा करो, जबरदस्ती चाय भिजवाओ। वो ये कहकर पलटे। जहर न भिजवा दूं? निम्रा बावाज बुलंद बुड़बुड़ाई। निम्रा, बुरी बात बेटा, उन्होंने नरमी से डांटा और जल्दी का कहकर अंदर चले गए। कभी ना सोचा था हमने कतील उसके लिए करेंगे हिदमतें उनके दोस्तों की तरह। गजल ने सर दाव भरकर उन्हें छेड़ा तो वो बस घूर कर रह गई। अच्छा निकालो फ्रीजर में जो कुछ है। निम्रा ने मुंह बनाकर कहा। ये केक भी खोलो जो मौसूफ हमारे लिए लाए हैं, रबिया ने कहा। निम्रा ने एक केक का डिब्बा खोला। केक में मौजूद पत्तों के दरमियान बैठे मेंढक ने आंखें पिटपिटाकर निम्रा को घूरा और उससे पहले कि निम्रा बीबी सूरत हाल को समझ सकती, वो बेतकल्लुफी से उनकी गोद में सवार हो चुका था। निम्रा की खौफनाक चीख का जवाब इन तीनों ने बगैर सोचे समझे और देखे भाले आंखें बंद करके उतनी ही खौफनाक चीखों से दिया था। आशिर भाई और मामू दौड़ते हुए किचन तक आए थे, जबकि दानिश बेख्तियार नीचे झुककर जूते के तस्मे खोल बैठा था। कैसी बात हुई ना, वो शख्स आशिर भाई का इतना गहरा दोस्त निकल आया। किताब से सर उठाकर निमरा ने अचानक कहा तो गजल का दिल चाहा अपना सर पीट ले। पर गौर से भूल जाओ उस शख्स को। अपने इम्तिहानों की फिक्र करो, क्यों सवार हो गया है तुम्हारे हवासों पर वो? उसने चिढ़ कर कहा। लो भला, मेरे सर पर क्यों सवार होने लगा वो? और इम्तिहानों की फिक्र ही तो करते हैं सुबह शाम। निमरा ने मुंह बनाया। वैसे हुआ वाकई अजीब इंकशाफ है, कहाँ वो स्मगलर और कहाँ आशिर भाई। फरीहा ने कहा। नहीं यार, आशिर भाई का दोस्त स्मगलर नहीं हो सकता। वो किसी ऐसे वैसे बंदे को दोस्त बना ही नहीं सकते। वो ऐसे नहीं है। नोटबुक पर तेजी से कलम चलाते हुए बेख्तियार बोली। जवाब में एक गहरी चुप थी। उसे यूं ही पलके उठाकर देखा तो सिर पिटा गई। वो तीनों आंखों में शरारत से मोयों से देख रही थी। कैसे? लहक कर पूछा गया। मम, मुझे क्या पता। उससे पलके झुका ली मगर चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। देखा देखा, मैं कहती थी ना कि हमारी रबिया की आंखें अब कुछ और ही जुबान बोलती हैं, कोई और ही मंजर देखती हैं। गजल ने कहा। क्यों डियर? निमरा ने उसकी आंखों में झांका तो वो बेख्तियार किताब में मुखड़ा छुपाकर नहीं नहीं की गर्दान करने लगी। क्यों छुपाया तुमने हमसे? इतनी प्यारी लड़की मेरे भाई को चाहती है। निम्रा ने खुशी से निहाल होते हुए उसे पीट डाला। वो उसे बोलने ही ना दे रही थी। निम्रा, निम्रा प्लीज, अब क्या हर जगह ऐलान करोगी? उसने बेबसी से कहा। हाँ हाँ, मैं करूंगी, सबको बताऊंगी, सारी दुनिया को, कि मेरे भाई की बंजर और बेरंग जिंदगी में बहार आने वाली है। कि रबिया। रबिया ने बेख्तियार उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं रबिया प्लीज, मुझे कहने दो। हम बहुत दुखी लोग हैं। रबिया, तुम्हें क्या बताएं कि हम कैसे हंसते हैं। हमारी एक हंसी के बदले पूरा सावन बरसता है हमारे अंदर। तुम्हें नहीं पता कि हम कैसे जी रहे हैं। और मेरा भाई, वो फूट फूट कर रो दी थी। वो सब शुशदर सी उसकी दीवानगी देख रही थी। मेरा भाई बहुत दुखी है रबिया, मैं रोती हूँ, वो नहीं रोता, मगर उसके अंदर आंसुओं का समंदर है। मुझे जिंदगी की तरफ लाते लाते वो खुद खो गया है। तुम उस खोए हुए इंसान को वापस लाओगी ना रबिया? वो कभी नहीं हंसा, वो कभी दिल से नहीं हंसा। तुम उसके होठों को हंसी से सजाओगी ना? तुम उसकी जिंदगी में खुशी लाओगी ना? उसे हंसना सिखाओगी ना? है ना रबिया? बोलो प्लीज रबिया, बोलो। वो उसके गले लग के तड़प कर रोती थी। इनकार मत करना रबिया, वरना हम टूटे हुए लोग कुछ और टूट जाएंगे। उसके भीगे और टूटे लहजे पर रबिया तड़प उठी। ये इनकार का नहीं, इकरार का वक्त था। और रबिया ने उन्हें और ढलती शाम के गुलाबी लम्हों को गवाह बनाकर पूरे एतमाद, जुर्रत और गुरूर के साथ अपनी मोहब्बत का इकरार किया तो वो जैसे खिल उठी। लो भाई सखियो, आड़ू खाओ। फरीहा आड़ू प्लेट में सजाए आई। कौन लाया है? निमरा ने चुनकर सबसे बड़ा आड़ू उठाया। हम लाए हैं दुश्मनों के यहाँ से, रबिया ने इतरा कर कहा। किसी दिन पकड़ी गई ना तो सारी इतराहट निकल जाएगी, निमरा ने आड़ू खाते हुए कहा। लो, हम खुद थोड़ी ही गए थे, मौसूफ घर पर नहीं थे। मिसेस बे के शैतान सिर्फ बच्चों को चढ़ाया था दीवार पर, इस शर्त पर कि आधे तुम्हारे आधे हमारे। उसे शौकी से बताया। तभी कॉल बेल बज उठी, मगर वो आड़ू खाने के साथ साथ किताबों में खो चुकी थी। हेलो, मुतरन्नुम सी आवाज पर वो चौंक गई। मैं अंदर आ जाऊं? वो दरवाजे में खड़ी पूछ रही थी। वो उसे पहचान चुकी थी। आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? निमरा ने आगे बढ़कर पजीराई की तो वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। मैं मूमल हूँ, दानिश की बहन। आप दानिश को तो जानती है ना? उसे कुछ झिझकते हुए कहा। जी जी, बहुत अच्छी तरह। रबिया ने जोरों शोर से सर हिलाया, फिर ठिठक गई। मेरा मतलब है कि वो निमरा के भाई के दोस्त हैं।
जी वही। आप ड्राइंग रूम में चले चले ना, यहाँ तो, निम्रा ने जल्दी से कहा। अरे नहीं भाई, यही ठीक है। वो बेतकल्लुफी से कुशन खींच कर वहीं बैठ गई। निम्रा उन लोगों को घूरने लगी। हर तरफ किताबें बिखरी थी, हटा के फ्लोर कुशन के साथ सोफा कुशन भी पड़े नजर आ रहे थे। रबिया ने हस्बे मामूल कंधे उचकाकर बेपरवाही का इजहार किया। ये शायद आप लोगों का दुपट्टा था, उधर उड़ कर आ गया। परिया ने फौरन अपना दुपट्टा पकड़ा था। भाई आप सब लोगों की इतनी ज्यादा तारीफें करते थे हर फोन पर कि मुझे इश्तियाक होने लगा था आपसे मिलने का। तारीफें और हमारी? फरीहा ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा। जी हाँ, आपकी कह रहे थे कि मुमल तुम यहाँ आओगी तो बिल्कुल भी बोर नहीं होगी, तुम्हें बहुत अच्छी फ्रेंड्स मिल जाएंगी। अपने भाई की तरह उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट का तासुर उभरता था और वो खुश गुफ्तार भी थी। जरा सी देर में उनकी दोस्ती हो गई। मैं अब बहुत जल्द आऊंगी, आप लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, जाते हुए वो कह रही थी। एग्जाम्स के बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तभी आशिर भाई आ गए। ये मेरे भाई हैं। और आशिर भाई ये आपके दोस्त दानिश की सिस्टर मूमल। निम्रा ने तारुफ करवाया और वो उसे विश करके आगे बढ़ गए। ओके, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। कितनी प्यारी थी ना। उसके जाने के बाद निम्रा कह रही थी। हाँ, अपने भाई के बिल्कुल बरक्स, रबिया ने नाक चढ़ाकर कहा। अच्छा ठीक है, जाओ भाई को चाय बना कर दिया। और निम्रा ने रबिया से कहा। फरीदा से कह दो उसने लापरवाही इख्तियार की। बिल्कुल भी नहीं, तुम जाओगी लेकर, आखिर मामले को कुछ आगे भी तो बढ़ना चाहिए। निम्रा ने तायदी अंदाज में उनकी तरफ देखा। मामले को आगे मैंने नहीं, तुम्हारे भाई ने आगे बढ़ाना है, रबिया ने बालों को झटके से पीछे करके कहा। तुम कोई सिरा उसके हाथ में दोगी तो ही आगे बढ़ेगा ना वो, निम्रा ने कहा। दिमाग खराब है तुम्हारा निम्रा तुम्हारा। भला मैं कैसे, खुद ही सारी बात फर्ज कर ली तुम लोगों ने तो। क्या मतलब? तो तुम, निम्रा का चेहरा फक हो गया था। एक ही रात में उसने तो न जाने क्या कुछ सोच डाला था। रबिया को तरस आ गया। पगली हो तुम भी बिल्कुल। उसने निम्रा के गाल थपथपाए और फिर उठ गई। मेरे लिए दुआ खैर करना। जाते जाते उसने बेचारगी से कहा तो उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हल्की सी दस्तक के साथ वो अंदर दाखिल हुई। वो अभी अभी शॉवर लेकर बाहर निकले थे। ड्रेसिंग टेबल के सामने तौलिए से बाल रगड़ते हुए उन्होंने उसकी तरफ देखा। वो हजारों बार उनके कमरे में आई थी, सैकड़ों बार अकेले बैठकर बातें भी की थी, मगर अब न जाने क्यों टेबल पर कप रखते हुए उसका हाथ कप कप आ गया। सीने में जाना सा शोर बरपा था। थैंक्स यू रबिया, मुझे इस वक्त चाय की शदीद तलब हो रही थी। बेड पर बैठते हुए उन्होंने टेबल पर से कप उठाया। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? उन्होंने हैरत से चुप खड़ी रबिया को देखा। कोई और वक्त होता तो वो धप से उनके बेड पर बैठकर कई बातें उन्हें सुना भी चुकी होती, मगर अब निचला होंठ दांतों तले दबाए दोनों हाथों को मसले जा रही थी। एनी प्रॉब्लम गुड़िया? उन्होंने उसकी आंखों में झांक कर अपने महसूस लहजे में कहा। जी। उसे एक झटके से सर उठाया। जी कुछ नहीं। वो पाँव पटक कर बाहर निकल गई। क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस आ गई? वो सब मुंतजिर बैठी थी तो मैंने क्या, वहां कोई सॉन्ग गाना था? वो तपी हुई थी, धप से कुशन घसीट कर बैठ गई। उन्होंने चाय तो हंस कर ली होगी। निम्रा ने इश्तियाक से पूछा। जाहिर है चाय कोई ऐसी चीज नहीं जिसे रद्द कर लिया जाए। वो चिढ़ कर बोली। फिर क्या कहा उन्होंने? गजल ने पूछा। क्या कहना था? कहने लगी एनी प्रॉब्लम गुड़िया। उसका ने लफ्ज गुड़िया को खासा रगड़ा था। वो हैरत से उसका मुंह देखने लगी। फिर निम्रा ने हंसते हुए उसको अपने साथ लगा लिया। यार तुम्हें तो पता है वो सबसे यूं ही बात करते हैं जैसे बहुत बड़े हों। मगर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, रहने दो। मुझे नहीं लेनी ऐसी पिदराना मोहब्बत। उसने निम्रा को परे धकेला, जबकि गजल और जेबी दिल खोलकर हंस रही थी। उसने खफगी से उनकी तरफ देखा, फिर अपने आखिरी अल्फाज याद आने पर खुद भी हंसी। पेपर शुरू होते ही वो बुरी तरह मसरूफ हो गई। हर चीज से तवज्जो हटाकर तकरीबन पूरा महीना गुजर गया। इम्तिहानों के दौरान दानिश कई बार घर आया था, मगर वो लोग अब किताबों में खो चुकी थीं। आखिरी पेपर के बाद वो सब यूं लंबी तान कर सोई कि फरीदा घबरा कर उनके मुंह पर पानी के छींटे डालने लगी। क्या आफत है? रबिया आंख आंख खुलते ही चीखी। बाजी जी, उठ जाएं, क्या अब महीना भर सोती रहेंगी? वो पानी का जग लेकर गजल की तरफ पलटी। कोई और तरीका नहीं तुम्हारे पास उठाने के लिए? रबिया को सख्त गुस्सा था। ना बाजी, आपके लिए तो बस यही है, उसने मजे से कहा। अच्छा तो फिर ये लो। रबिया ने उसके हाथ से जग झपट कर उसी पर उलट दिया। वो चीखती रह गई। और वो दोबारा चादर ओढ़कर लेट गई। शाम को आखिर आशिर भाई को आना पड़ा। क्या रात भर पहरा दोगी तुम लोग? उन्होंने सबको डांटा। फौरन उठकर लॉन में आओ, उन्होंने सख्ती से कहा। अब बोलो क्या प्रोग्राम है तुम लोगों का? आशिर भाई ने पूछा। वो सब लॉन में बैठे थे। अब तो आशिर भाई घर जाएंगे, बहुत दिन हो गए हैं, गजल ने उदासी से कहा। इतनी जल्दी? अभी तो पेपर से फारिग हुए हैं, निम्रा चीखी। खुदा का खौफ करो, 2 माह तो हो गए हैं हमें आए हुए और मैं एक बार भी घर नहीं गई। बस फोन पर बात होती रही है, अम्मी बहुत याद आ रही हैं, उसे कहा। और वो जो आंटी और अंकल यहाँ आकर मिलते रहे हैं, निम्रा ने घूरा। लो, वो भला कोई मिलना होता है, उसे कहा तो वो दोनों बहन भाई चुप से हो गए। तुम क्यों चुप 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 हो?
गुड़, उन्होंने कहना चाहा, मगर दरमियान में फरीहा बोल उठी, गुड़िया मत कह दीजिएगा। क्यों? वो हैरान होकर रबिया को देखने लगे। वो जिजविज हो गई। हमारा मतलब है अब हम लोग बड़े हो गए हैं। फरीहा ने शरारत से रबिया की तरफ देखकर कहा, तो वो ना समझने के अंदाज में उन्हें देखकर फरीदा की तरफ मुतवज्जे हुए, जो चाय के साथ समोसे सजाए आ रही थी। लो, खैर तो है फरीदा बीबी, आज बिन कही ये नायत। फरीहा ने हैरत से उसे देखा। वो चुपचाप ट्रे सामने रख कर मुड़ गई। तुम किधर जा रही हो? गजल ने हैरत से पूछा। 10 नंबर शुक्राने के पढ़ाऊं, उसने संजीदगी से कहा। किस खुशी में? रबिया ने हैरत से उसे देखा। क्या अब प्राइज बॉन्ड निकल आया है? आपके पर्चे खत्म होने की खुशी में। गजब खुदा का, लोगों की पर्चों में भूख और नींद उड़ जाती है, इतनी सी शक्ल निकल आती है, मगर ये हमारी बाजियां, तोबा तोबा। तुम्हें क्या तकलीफ है जो हमारी शक्लें यूं निकलें या वो भूख प्यास नींद इम्तिहान में नहीं, मोहब्बत। रबिया लड़ते लड़ते एकदम चुप चुप हो गई थी। अच्छा भाई, खत्म करो इस किस्से को। आशिर भाई, आप कम अज कम मुझे तो कल घर छोड़ाएं। गजल उनकी तरफ मुड़ी। अभी नहीं, 2-4 दिन ठहर जाओ, मेरा कुछ शॉपिंग का प्रोग्राम है, फिर चली जाना। निम्रा ने कहा तो उसने कुछ सोच कर इस बात में सर हिला दिया। बाजी रबिया ज़ेबी, आपके अब्बा जी का फ़ोन है। फरीदा कॉरिडोर से पुकार रही थी। वो दोनों भागती हुई अंदर चली गईं। अच्छा, मैं अपने एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। आशिर भाई ने पैंट की जेब में हाथ डालकर चाबी की मौजूदगी का यकीन किया। भाई जल्दी आइएगा, रात को ज़बरदस्त सा डिनर करेंगे। फिर आशिर के देखने पर आहिस्ता से बोली, घर में, और वो हंसते हुए चले गए। यार गजल, आड़ू अब आए हैं और अपने सही रंग रूप में। निम्रा ने एक छोटी सी दीवार के दूसरी तरफ लगे आड़ू के पेड़ पर लगे सुर्ख से आड़ुओं पर ललचाई हुई नजर डाली। हाँ है तो। फरीदा, भाग के जरा देखो, तुम्हारे वो दानिश साहब हैं किधर? गजल मूड में थी। यहाँ तो कहीं नहीं है, गाड़ी खड़ी है, अंदर कहीं होंगे। गेट पर चौकीदार है, पर सोया हुआ। वापिस आकर उसे रिपोर्ट की। भाग कर एक मेज उठा लाओ, गजल ने फरीदा से कहा, तो वो मेज उठा लाई। उन्होंने कई आड़ू तोड़े। निमरा, वो जरा ऊपर वाली टहनी पकड़ो, तुम मुझसे लंबी हो। गजल ने कहा तो वो फरीदा को मेज मजबूती से पकड़ने का कहकर ऊपर चढ़ गई। मैं प्लेट लेकर आती हूँ, गजल ने कहा और अंदर चली गई। बाजी जी, मुझे भी दे दो। फरीदा ने मेज पकड़े पकड़े दुहाई दी। पकड़ो। निमरा ने और आड़ू उसे थमाया। वो मजे से मेज छोड़कर खाने लगी। निमरा सबसे ऊपरी टहनी पकड़ने को आगे हुई तो मेज बहुत जोर से हिला। अहमक लड़की, मेज तो पकड़ो, वो चीखी। तोबा बाजी, कितनी डरपोक हो आप। फरीदा ने मुंह बनाकर मेज पकड़ा। वैसे एक बात है, जितना मजा यूं खाने में है, बाजार से मंगवा कर खाने में नहीं, निमरा ने मजे से कहा। हाँ जी, और अगर दूसरे दूसरे के घर से तोड़े तो फिर तो और भी मजेदार होते हैं, फरीदा ने कहा। वो अभी तक सबसे ऊंची टहनी को पकड़ने में मसरूफ थी। बिल्कुल अचानक उसकी कलाई मजबूत हाथों की गिरफ्त में थी। ये क्या हो रहा है? मारे खौफ की उसकी आवाज हलक में घुट गई। दानिश की आवाज सुनते ही फरीदा सर पर पाँव रखकर अंदर की तरफ भागी। चोरी कर रही थी। फुल पुलिस यूनिफॉर्म में दानिश का लहजा और गिरफ्त दोनों सख्त थी। नहीं तो मैं तो देख रही थी। उसका रंग जर्द हो गया था। क्या देख रही थी? क्या पहले कभी आड़ू नहीं देखे? उसे डिपट कर कहा। मैंने तोड़े तो नहीं, अभी तो कच्चे हैं। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की सही की। आंखों में पानी उतर आया था। तो क्या यहाँ खड़ी पकने का इंतजार कर रही थी? उसके चेहरे के तासुरात इतने सख्त थे कि निमरा का दिल डूबा जा रहा था। दानिश को उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। जाओ। उसने एक झटके से उसकी कलाई छोड़ी। और खबरदार, आइंदा इस तरह आड़ू तोड़ती नजर आई। वो उसका जुमला पूरा होने से पहले ही सरपट भाग ली थी। वो मुस्कुराता हुआ हट गया। पानी, पानी दो मुझे। वो दिल पर हाथ रखकर धड़ाम से सोफे पर गिरी थी। तुमने थप्पड़ क्यों नहीं खींच मारा उसे? फरीदा आते ही उन्हें सब कुछ बता चुकी थी। रबिया ने हस्बे आदत मशवरा दिया। गजल ने घूर कर उसे देखा। लो, बाजी का एक हाथ दानिश साहब ने पकड़ा था और दूसरे में आड़ू थे। फरीदा ने उसकी साइड ली। थप्पड़ मार देती तो वो मेरा गला ना दबा देता। पानी पीने के बाद वो बमुश्किल बोली। रोना तो बहुत आ रहा था, मगर वो पलके झपक झपक कर आंसू रोक रही थी। टेक इट इजी, कुछ नहीं हुआ। गजल ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी कलाई सहलाते हुए कहा, जहां पर निशान पड़ गया था। मैं भाई से शिकायत लगाऊंगी उसकी। उसने बच्चों की तरह रूट कर कहा। पागल हुई हो? रबिया बेख्तियार हंस पड़ी थी। वो खफगी से उसे घूरने लगी। मैं बिल्कुल बोर हो जाऊंगी। निमरा ने रबिया का हाथ पकड़कर कहा। वो तीनों अपने अपने बैग तैयार किए खड़ी थीं। आशिर भाई कब से गाड़ी के खुले दरवाजे पर बाजू टिकाए उनके अलविदाई सीन के इख्तिताम का इंतजार कर रहे थे। बाबा, हम कोई मुल्क के अदम तो नहीं सुधार रहे। यही है, आ जाया करना जब दिल चाहे, या हमें बुलवा लेना। फोन पर तो रोज बात होगी, रबिया ने तसल्ली दी। कितनी बार कहा है ड्राइविंग सीख लो, तुम्हें सहूलत हो जाएगी। फरीहा ने कहा। ड्राइविंग नहीं, मुझे डर लगता है। ज्यादा बोर हुई तो पड़ोसियों के यहाँ चली जाना।
ग़ज़ल ने उसके कान में कहा। वो बस घूर कर रह गई। उनके जाने के बाद घर बिल्कुल ही सूना हो गया था। पूरा 2 माह रहकर गई थीं वो। पेपर्स की तैयारी भी इतने मज़े से की थी, सारा-सारा दिन एन्जॉय किया था। वो एक के बाद दूसरे कमरे में यूँ ही घूमती रही। पहला दिन गुज़ारना ही मुश्किल हो गया था। तुम बातें क्यों नहीं करती हो? पहले तो तुम्हारी ज़ुबान खूब चलती थी। वो फ़रीदा पर उलट पड़ी। ले बाजी, सारी बातें आपको सुना दी मैंने। जो गाने आते थे वो भी सुना गा दिए। मेरा तो गला दुखने को आ गया है। फ़रीदा ने बेचारगी से कहा तो वो चुप हो गई। फिर वो लाउंज में आकर चैनल बदल-बदल कर देखने लगी। चलो मैं तुम्हें सूप पिलवा लाऊँ। आशिर भाई ने उसकी हालत देखी तो कहने लगे, नहीं भाई आप मेरे पास बैठो। उसने उनका हाथ थाम कर कहा तो वो उसके पास कुशन घसीट कर बैठ गए। मेरा ख्याल है तुम कोई शॉर्ट कोर्स कर लो। इस तरह तो वाक़ई वक़्त गुज़ारना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने अचानक कहा। तुमसे पहले कैसे सोच सकता हूँ मैं अपने लिए? उन्होंने हँसकर कहा। तो आपका क्या ख़्याल है? मैं आपसे पहले कर लूँगी। जब तक इस घर में आपका ख़्याल करने वाली नहीं आ जाती, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उसने कतई लहजे में कहा, पागल हो बिल्कुल। उन्होंने हँसकर उसे टालना चाहा। उसने अपने बारे में तो बहुत पहले ही सोचना बंद कर दिया था, जब उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके सर पर किसी का हाथ पुरशफ़क़त हाथ का साया नहीं, तपता हुआ सूरज है और ना ही माँ की दुआओं की छाया है, जो उन्हें इस कड़ी धूप से बचा सके। सभी थे, मामू चचा, मगर वो तन्हा चल रहे थे। जब निमरा मामा, पापा और उमर का नाम लेकर चिल्लाती, वो दीवारों से सर टकरा कर रोते थे, मगर फिर उन्हें एहसास हुआ कि कोई ऐसा नहीं जो उनके लिए सायादार शजर बन सके। वो मर्द थे, उन्हें उन्हें उसे ही सहारा देना था, खुद को भी और निम्रा को भी। वो रोना चाहते थे इतना कि सारे समंदर लबालब भर जाए और उनके और निम्रा के आंसू सावन की बुनियाद बन जाए। मगर कभी कभी ये मर्द होना भी अजियतनाक होता है। उन्होंने सारे आंसू अपने अंदर छुपा लिए और निम्रा के लिए भाई ही नहीं, बाप भी बन गए। उम्र का वो दौर जब उनकी उम्र के लड़के सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते और हर जिम्मेदारी से दूर दोस्तों के संग शामें बिताते थे, उनकी जदोजहद का दौर था। क्या सोच रहे हो भाई? निम्रा ने उसका कंधा हिलाया। कुछ नहीं। अफसुर्दा सी मुस्कुराहट उनके होंठों पर आ ठहरी थी। अच्छा ये बताएं, रबिया कैसी लगती है आपको? उसे इश्तियाक से पूछा। अच्छी है, अच्छी लगती है। वो उसके सवाल पर उलझ गए। सिर्फ अच्छी? वो मुंह बनाकर बोली। बाबा बहुत अच्छी है, क्यूट सी। जिंदगी के एक एक लम्हे से खुशी कशीद करने वाली, हंगामों की शौकीन। उन्होंने जरा तफसील से बताया। तो क्या हमारे इस घर में फैले सन्नाटे को तोड़ने के लिए उस जैसी हंगामा परवर लड़की की जरूरत नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। उसने साफ लफ्जों में कहा। क्या फजूल बात कर रही हो निम्रा? उन्होंने बिगड़ कर कहा। ये फजूल बात है। वो चीख उठी। वो आपको पसंद करती है, मैं चाहती है आपको, और आपके नजदीक ये फजूल बात है? निम्रा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो पजल से हो गए। तो अब सोच लें वो कौन सा भागी जा रही है। मगर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है और ये बिल्कुल होगा। वो हर धर्मी से बोली। आपको उसके बारे में सोचना होगा। आप उसके बारे में सोचेंगे, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोले गई। वो सर पकड़ कर बैठ गए। सुनो निम्रा, आसिफ भाई आ गए हैं। फोन पर रबिया ने उसे इतला दी। क्या हाली हाथी? उसे हैरत से दरियाफ्त किया। हाँ आए तो हाली हाथी हैं, खुदा के फजल से। मगर वो हाली हाथ जाना नहीं चाहते। रबिया ने कहा। हाँ हैं तो क्या फिर? हाँ बिल्कुल, शॉर्ट नोटिस पर शादी करना है और सारी तैयारियां रहती हैं। तुम फौरन आ जाओ। उसे ये कहकर फोन रख दिया। वो जब वहां पहुंची तो गजल भी मौजूद थी, और रबिया फरिया को घेरे में लिए गीत गा रही थी, जबकि वो डिटाई से गीत सुनते हुए कबाब उड़ा रही थी। अब तो डाइटिंग शुरू कर दो। निम्रा ने उसके सामने से प्लेट उठाई। रहम करो बेचारे आसिफ भाई पर। मगर वो तो कहता है तुम मुझे ऐसी ही अच्छी लगती हो, उसने मासूमियत से कहा। कब कब कहा था? वो उसके गिर्द हो गई। उसके चेहरे पर रंग ही रंग बिखरे थे। बस डिटाई से हंसी रही। तो मिल आई आसिफ भाई से? निम्रा ने गजल से पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। चलो फिर पहले मिल कर आते हैं, निम्रा ने कहा। मैं भी चलूं? फरीहा ने शरारत से पूछा। बन्नो, आप तो अब एक ही बार जाइएगा। गजल ने उसकी ठोड़ी छू कर कहा। बहुत कम वक्त था शादी में। हर चीज शॉर्ट नोटिस पर तैयार हो रही थी। सारा सारा दिन बाजारों के चक्कर लगते। उस दिन भी शॉपिंग के बाद वो लोग नौरीन के घर चली गईं शादी का कार्ड देने। बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। वो आई भी टैक्सी पर थी। रुको ना, पापा आएंगे तो छोड़ आएंगे, नौरीन ने इसरार किया। मगर लेट होने के ख्याल से वो लोग निकल आईं। मगर बहुत दूर पैदल चलने के बावजूद कहीं टैक्सी का नामो निशान तक ना मिला। सबको पता था हम आ रहे हैं और पैदल आ रहे हैं और हमें एक अदद टैक्सी की ज़रूरत है। तभी सारे टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। रबिया ने ख्याल आराई की। मैं थक गई हूँ। निम्रा ने दुहाई देकर पैकेट नीचे पटके आराम से। परिहा ने घूर कर कहा। उसे अपने सामान की ज्यादा फिक्र थी, कुछ टूट जाएगा।
या खुदा एक टैक्सी भेज दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। रबिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्या ख्याल है? गजल का ख्याल अभी दरमियान में ही था कि उनके पास आकर गाड़ी रुकी। आइए मैं आपको छोड़ाता हूँ। बहुत संजीदगी और शाइस्तगी से ऑफर की गई थी। मैं इस स्मगलर नुमा पुलिस वाले के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। निमरा ने सिविल ड्रेस में मलबूस दानिश को देख कर गजल के कान में सरगोशी की। मैं भी। फरीहा ने भी तायद की। दिमाग खराब है तुम्हारा तो। गजल ने दोनों को घूरा। रात सर पर है। पैदल चले की सकत नहीं। दूर दूर तक टैक्सी का नामो निशान भी नहीं, और तुम लोग बिला वजह मसला बना रही हो। आखिर एतबार का बंदा है। एतबार का? जेबी ने हैरत से दोहराया। आशिर भाई का दोस्त है, गजल ने चिढ़ कर कहा। तो ये बात एतबार के लिए काफी है। रबिया ने दानिश को घूर कर गजल से कहा, देखे मैं आपकी तरफ फारिग नहीं होता हूँ। कमाल है, आप एक पुलिस वाले पर एतबार नहीं कर रही। दानिश की आंखों में हबकी तैरने लगी थी। वो अब तक सब्र से उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। मिस्टर दानिश, आजकल पुलिस ही तो सबसे ज्यादा बेएतबार है। रबिया ने कंधे उचकाए। दानिश ने चुपचाप इग्निशन में चाबी घुमाई। दानिश साहब, आप शायद माइंड कर गए। आप हमें घर तक ड्रॉप कर दें। गजल ने आगे बढ़कर कहा, तो उसे बाजू पीछे ले जाकर लॉक खोल दिया। ठीक है, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेना पड़ता है। रबिया बुड़बुड़ाई। निमरा अभी तक मुतज़ब्ज़ब थी। मैं यकीनन आपका ड्राइवर नहीं हूँ। इससे पहले कि निमरा भी उन तीनों के साथ पीछे ठुसती, वो बोल उठा था, आगे चली जाओ ना निमरा, यहाँ तो वैसे भी जगह नहीं है। परिहा ने कहा, मुझे नहीं बैठना फ्रंट सीट पर। वो मिनमिनाई, खा तो नहीं जाएगा तुम्हें? अब जाओ भी। रबिया ने धीमी आवाज में घुरका। वो नफी में सारी लाकर खड़ी रही। वो एक झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वो डर करके एकदम पीछे हटी। दानिश घूमकर पैसेंजर सीट की तरफ आया। उसी झटके से दरवाजा खोला। आइए। ग्रे कॉटन के कलफजदा शलवार सूट में उसकी शख्सियत कुछ ज्यादा ही बारोब लग रही थी। उस पर उसका बेइंतहा संजीदा लहजा और सपाट चेहरा। वो मरे मरे कदमों से उस तरफ आई थी। दरवाजा बंद करते हुए एसपी दानिश के होंठों पर बड़ी खुशगवार सी मुस्कुराहट थी, जो स्टीयरिंग संभालते हुए दोबारा संजीदगी में बदल गई थी। वो बहुत संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। वो लोग भी उसकी मौजूदगी का एहसास करके चुप थीं। आखिर रबिया ने उस खामोशी को तोड़ा। आपकी फैमिली कब शिफ्ट हो रही है? बहुत जल्द, शायद कुछ ही दिनों में। आशिर भाई के साथ तो आपकी दोस्ती कहाँ हुई थी? चुप रहना तो रबिया के लिए वैसे ही दुश्वार था। हॉस्टल में। वो एक लम्हे के लिए रुका। हम रूम मेट थे। ये आप किधर जा रहे हैं? निमरा ने अचानक कहा। उसके तो तमाम तर तवज्जो रास्तों की तरफ थी। पुलिस स्टेशन। जवाब बहुत लापरवाह अंदाज में दिया गया था, मगर वो चीख उठी। क्या कोई काम है आपको? गजल ने पूछा। जी, अपने मुजरिम पहुंचाने हैं 4 अदद। गाड़ी रोकें, हमें नहीं जाना आपके साथ। निमरा ने घबरा कर कहा। चुप, उसने डिपट कर कहा। देखें, आप मजाक कर रहे हैं ना? फरीहा ने पूछा। मेरा और आपका कौन सा मजाक मजाक चलता है? उसके माथे पर शिकन सी पड़ गई। मगर क्यों? किस जुर्म में? रबिया चिल्लाई। हाँ, ये है, मुजरिम को उसकी फर्द जुर्म से आगाह तो करना होता है। तो सुने। नंबर 1, आप लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, यानी मैं एसपी दानिश और स्मगलर। मगर वो तो फरीहा ने कुछ कहना चाहा। खामोशी से मेरी बात सुने, उसे डांट कर रख दिया। नंबर 2, मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। कत्ल? ये झूठ है, निमरा चीखी। खूब, अब आप मुझे झुटलाएंगी? वो चाय में जहर मिलाने की साजिश किसकी थी? उसने कड़ी नजरों से निमरा को घुरा। उसका चेहरा जर्द हो गया था। और निमरा बीबी, आप पर तो चोरी का इल्जाम भी है। चोरी की सजा जानती हैं आप? वो उसकी तरफ जरा सा झुककर उसकी लरजती कांपती पलकों को देख कर बोला। निमरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। देखें मिस्टर दानिश, ये सब आपको जेब नहीं देता। रबिया को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं सचमुच ही ना ले जाए। इस जैसे बंदे का क्या भरोसा। उसकी बात सुनकर दानिश ने बहुत जोर से कहका लगाया। उन मासूमों के दिल कुछ और डूब गए। कुछ इसी किस्म के इल्जामात आप पर भी आयद हो सकते हैं, गजल ने कहा। मसलन? बस उसने दिलचस्पी ली। मसलन हमारे पैसों से जूस पीना। रबिया फौरन बोल उठी। ओह, मगर आप इतनी कंजूस लगती तो नहीं। दूसरे ये कि मासूम लोगों को हरासा करना उनके अपने ही घर में। गजल की बात पर वो हंसता चला गया। निमरा उनकी बातों से ज्यादा सोच रही थी। वो हदान भर की बातें, जग हसाई की परेशानियों से पहले कि वो वहीं लुढ़क जाती। गाड़ी उनके घर के सामने आ रुकी। आपकी वकील हंसी तेज निकली, वरना? वो निमरा की तरफ देख कर बोला, और वो सब उस वरना से पहले ही सब छोड़ छाड़ बाहर निकलकर घर की तरफ भागी थी। वो जेरे लब मुस्कुराता गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। निमरा तो जाते ही सोफे पर लुढ़क गई। अरे कोई पानी पिलाए। रबिया ने दिल पर हाथ रख कर दुहाई दी। मेरे हाथ पांव में जान नहीं है। फरीहा दब से फ्लोर कुशन पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। तभी फरीदा आ गई। बाजी जी, आप लोग आ गए? हाँ, आ गए, मगर पहले बाजी जी को पानी पिलवाओ, गजल ने कहा। तो वो निमरा का जर्द चेहरा देखकर पानी लेने भागी।
अहमक को बिल्कुल, वो कोई सचमुच ले जाने लगा था। गज़ल ने सामान साइड टेबल पर रख कर निम्रा से कहा, उसका कोई भरोसा था? वो वाक़ई डरी हुई थी। नहीं भई, वो वाक़ई खतरनाक है। अब ना तो टेरेस से उसके घर झाँकना है, ना आड़ू तोड़ने हैं, बल्कि उसके बारे में कोई बात भी नहीं करनी। रबिया फरीदा के हाथ से पानी का गिलास लेकर खुद चढ़ा गई। अब घर भी चलो, मम्मा परेशान हो रही होंगी, फरीहा ने कहा। क्या अब दोबारा टैक्सी की तलाश में निकलना है? तौबा करो। अब घर फ़ोन कर दो, ड्राइवर को भेज देंगे। रबिया ने कहा तो वो फ़ोन करने के लिए उठ गई। आप लोगों को हुआ क्या है? कहीं दानिश साहब तो नहीं मिल गए थे? उन्हें देखकर ही आपकी हालत ऐसी होती है। वो सब फरीदा के दुरुस्त अंदाजे पर उसे घूर कर रह गईं। थोड़ी देर में ड्राइवर आकर उन्हें ले गया। आशिर भाई अभी तक नहीं आए थे। वो उनके इंतजार में लॉन में टहलने लगी। अंधेरा चार सू फैलने लगा था। फरीदा ने पूरे घर की रोशनियां जला दी थीं और फिर किचन में चली गई। बीबी साहब, आपको कोई साहब मिलने आए हैं, गुलशेर ने गेट से पुकारा। मुझे? खुदा खैर करे, भाई भी नहीं आए। वो परेशान सी गेट की तरफ आ गई, मगर दानिश को देखकर फौरन पलट गई। सुने तो वो दो कदम आगे बढ़कर गेट के अंदर आ गया। ये अपना कुछ सामान आप वहीं भूल गई थी। मुझे क्या करने हैं ये झिलमिलाते कपड़े और लेडीज सैंडल? गुलशेर, सामान पकड़ लो, उसे आहिस्तगी से कहा। वैसे खुदा न हादसा आपकी शादी तो नहीं हो रही? उसे नेवरा के लहराते दुपट्टे, ठंडी हवा के झोंकों से परेशान होते बालों और उसके गले में पड़ी गोल्डन चेन को बस एक लम्हे के लिए देख कर पूछा था। न जाने क्यों उसे अपना ही लहजा अजनबी लगा था। लो साहब, अभी तो हमारा बीबी बहुत छोटा है। अभी तो हमारे लाला आशिर का दुल्हन आएगा, फिर बीबी का बारी आएगा। या खुदा, ये किस किस्म के मुलाजिम रख लिए हैं भाई ने? वो जिस सी हो गई। दानिश ने एक नज़र उसके हरासा से चेहरे पर डाली और फिर बगैर कुछ कहे चला गया। 2 साल का अरसा जैसे पलक झपकते ही गुजर गया। कभी कभी वो सोचती कि वक्त अपने दामन में क्या कुछ समेट कर ले जाता है। कैसे कैसे सुनहरे दिन, कैसे कैसे प्यारे लोग। उसके बाद वो चारों कभी भी इकट्ठी नहीं हुई थी। गो मुलाकातें रहती, मगर वो पहले सी बात कहाँ रही थी। गजल ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। कभी हॉस्टल से घर आती तो मुलाकात हो जाती। फरीहा के अमेरिका से कभी कभार खत आ जाते, फिर वो भी बंद हो गए। बस कभी कभार फोन पर उसकी खैरियत की तला मिलती। फिर वो थी शौक सी हरदम खेलने वाली, मगर अब लगता था कि वो खुद पर हंसती है या फिर उस मोहब्बत पर जो उसने आशिर से की। निमरा उससे आशिर भाई के हवाले से बात करना चाहती तो वो यूं हो जाती जैसे कुछ सुना ही ना हो। हाँ ठीक है ना, मोहब्बत कोई भीख में मिलने वाली चीज तो नहीं। आखिर अना और खुददारी भी कोई चीज है। निमरा सोचती देखती और कुड़ती रहती। हर आने वाला दिन उसकी हंसी का रंग कुछ और फीका कर रहा था। और निमरा सोचती रहती, क्यों कर रहे हैं आशिर भाई इस तरह? कोई ऐसा बेहिस भी होगा जो यूं मोहब्बतों के वजूद की नफी कर दे? निमरा उलझती रहती। वो अनजान बने रहते। मूमल के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, मगर वो कभी यहाँ होती, कभी इस्लामाबाद। और फिर वो बेतकल्लुफी तो ना थी जो गजल, फरीहा और रबिया के साथ थी। गजल ने उसे बहुत जोर दिया था कि वो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, मगर उससे महज इस वजह से कि आशिर भाई उसके जाने के बाद अकेले रह जाएंगे, इनकार कर दिया था। कभी रबिया आ जाती तो वक्त अच्छा गुजर जाता। वो लॉन में टहलते हुए उन खूबसूरत दिनों को दोहराती। दानिश के साथ होने वाले टाकरे को याद करके वो हंसती रहती। कहाँ होते हैं आजकल ये एसपी साहब? रबिया पूछती। यही होते हैं, निमरा हंसकर कहती। वो अक्सर आता था आशिर से मिलने। अगर निमरा से सामना होता तो बस रस्मी सी बातचीत होती। निमरा, मुझे फर्म की तरफ से कनाडा भेजा जा रहा है। एक दिन नाश्ते की मेज पर आशिर भाई ने कहा तो वो अच्छा कहकर दोबारा नाश्ते में मसरूफ हो गई। उसे पूरा यकीन था कि उन्होंने इनकार कर दिया होगा, मगर उसके हाथ से कांटा गिर गया जब उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि इससे पहले तुम्हारी शादी। वो शुशदर सी रह गई। अगर वो कहीं और कमिटेड नहीं थे तो फिर ये फरार, ऐसी संगदिली, क्या वाकई वो पत्थर हो चुके हैं? ऐसा सोचिएगा भी मत। मुझे अभी शादी नहीं करना। वो बेरुखी और सख्ती से कहकर उठ खड़ी हुई। सुनो रबिया, उस शख्स का इंतजार मत करो। वक्त ने उसे पत्थर कर दिया है। अब तुम या दुनिया की कोई मोहब्बत भी उसे पिघला नहीं सकती, उसे रबिया से फोन पर कहा। जवाब में रबिया ने बेहद खामोशी से रिसीवर रख दिया। निमरा कितने लम्हे रिसीवर को घूरती रही, फिर मामा और पापा की तस्वीर पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। कई बार बेल के बावजूद वो किसलमंदी से पड़ी रही। न जाने गुलशेर कहाँ मर गया। फरीदा आज नहीं आई थी। वो बेड पर नीम दराज, मुंह पर किताब रखे, कान बंद करके पड़ी रही। बेडरूम का दरवाजा बजा। कौन है? उसने बेजारी से पूछा। मिस निमरा। दानिश की आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो यूं कभी उसके बेडरूम तक नहीं आया था। उसने फौरन दरवाज़ा खोला। मिस निमरा, मेरे साथ आए। उसके संजीदा
लहजे में कोई ऐसी बात थी ज़रूर कि वो दहल गई। खैरियत तो है ना? उसने घबरा कर उसका चेहरा खोजा। जी, आशिर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मगर फ़िक्र की कोई बात नहीं, मामूली चोटें हैं, आप मेरे साथ चलें। उसने अपने लहजे को हत्तुल इम्कान नॉर्मल नॉर्मल रखने की कोशिश की, मगर निम्रा का पूरा वजूद काँप गया। वो बस फटी-फटी नज़रों से उसे देखे गई। मिस निम्रा, उसने दोबारा उसे पुकारा, हमें अस्पताल जाना है। निम्रा ने बोलने की कोशिश की, मगर आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। निम्रा, होश में आओ, हमें फ़ौरन अस्पताल जाना है। दानिश उसके करीब आकर ज़ोर से बोला, तो वो जैसे अचानक होश में आई। आप मज़ाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना आप? वो उसका बाजू झिंझोड़ कर चीखी। वो कुछ परेशान सा हो गया। निम्रा, देर मत करें, मैंने आपके मामू को भी फ़ोन कर दिया है। वो उसके साथ दौड़ती हुई गाड़ी तक आई। दानिश बहुत बहुत तेज़ ड्राइविंग कर रहा था, क्योंकि निम्रा की हालत लम्हा बलम्हा गैर हो रही थी। निम्रा, प्लीज़ खुद को सँभालें, आखिर उसे कहना पड़ा। निम्रा ने ये आखिरी अल्फ़ाज़ डूबते हुए ज़हन से सुने। जब उसे होश आया तो वो परेशान सी रबिया और मोमानी जान उसके पास आ बैठी थीं। कहाँ हैं? कहाँ है आशिर भाई? रबिया, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? आप बोलें आंटी। वो किसी तरह भी काबू में नहीं आ रही थी। रबिया ने उसे अपने साथ लिपटा लिया। खुद रबिया का वजूद हौले-हौले कँपकँपा रहा था, मगर वो ना तो खुलकर रो सकती थी और ना ही ऐसी बेताबी का इज़हार कर सकती थी। मेरा उनके सिवा कोई नहीं है रबिया। वो उसे लिपट कर फूट-फूट कर रो दी। आप तो जानती हैं ना आंटी, पहले भी एक एक्सीडेंट ने हमारा सब कुछ छीन लिया था, मगर अब वो बिखर रही थी। हौसला करो बेटी, आशिर बिल्कुल ठीक है, मामूली चोटें हैं। लेकिन अगर तुम यूं उसके सामने जाओगी तो वो बहुत परेशान होगा। संभालो खुद को, आंटी ने उसे तसल्ली दी। और खुद सोचो निमरा, अगर खुदा ना खास्ता उन्हें अगर कुछ हो जाता तो हम यूं तुम्हारे पास इत्मीनान से बैठे होते। रबिया ने कहा तो वो खुद को संभालने की सही करने लगी। आशिर को चोटें तो काफी आई थी, मगर उनकी हालत खतरे से बाहर थी। वो उसके बेड पर सर टिकाकर फिर से रो दी। पगली, भला यूं रोते हैं? आशिर भाई ने बमुश्किल उसके सर पर हाथ टिकाया। रबिया फौरन बाहर निकल गई। उस सितमगर को इस हालत में देखना भी एक कड़ी आजमाइश था। मामू उसे तसल्लियां देने लगे। रात को सब उसे जोर लगा रहे थे कि वो घर चली जाए, मगर वो किसी तौर नहीं मानी। मैं यहीं रुकूंगी भाई के पास, उसने कतई लहजे में कहा। मोमानी और मामू उसके पास ही रुके थे। रबिया को मोमानी ने घर भेज दिया। निमरा ने शाकी नजरों से उसे देखा। वो बस लब काट कर रह गई। आशिर भाई को अस्पताल में 15 दिन हो गए थे। दानिश और मूमल भी हर रोज चक्कर लगाते। रबिया अक्सर दिन को उसके पास ठहर जाती और निमरा तो बस एक बार आध बार ही घर गई थी, वो भी कुछ जरूरी चीजें लेने। दानिश यार, प्लीज डॉक्टर से बात करो, मैं अब घर जाना चाहता हूँ, आशिर ने कहा। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, बस चंद दिन और रुक जाओ, फिर चलेंगे घर। दानिश ने अंदर आती निमरा पर एक नजर डाली। चंद दिनों में कितना मुरझा गई थी। कम हाबी की बिना पर उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। न जाने कैसा खौफ था उसकी आंखों में कि वो एक लम्हे के लिए भी आशिर के करीब से नहीं हटती थी। फिर एक काम करो, इस बेवकूफ को घर छोड़ाओ, देखो तो क्या हालत कर ली है अपनी। आशिर भाई ने प्यार से उसे घूरा। मुझे नहीं जाना है भाई, प्लीज गुड़िया, मेरी खातिर, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तुम्हें यूं देख कर घर जाकर अपना हुलिया ठीक करो, पूरी नींद लो, कल फिर आ जाना, उन्होंने रिसान से समझाया। मगर आपके पास, उसने कुछ कहना चाहा। सब लोग तो हैं मेरे पास, कोई भी रुक जाएगा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मगर मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। इस तरह तो तुम खुद को बीमार कर लोगी, उन्होंने कहा तो वो उनकी परेशानी के ख्याल से मान गई। खुद को थोड़ा मजबूत रखा करें निमरा, जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे हादसा तो होते ही रहते हैं। गाड़ी चलाते हुए दानिश ने सरसरी से अंदाज में कहा। आपको क्या मालूम दानिश साहब, ये छोटे मोटे हादसा हमसे क्या कुछ छीन लेते हैं। निमरा ने भीगे भीगे लहजे में कहा तो वो चुप सा हो गया। उनकी जिंदगी में रुनुमा होने वाले हादसे से वो पूरी तरह आगाह था। निमरा, घर के सामने उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि वो बोल उठा। वो खामोशी से उसे देखने लगी। कुछ नहीं, वो एन सामने देखते हुए आहिस्तगी से बोला। मैं सुबह जाते हुए आपको लेकर जाऊंगा। निमरा यूं ही सर हिलाकर उतर गई। आज ना तो दानिश के चेहरे पर सख्ती थी और ना वो रोब, बल्कि एक खामोश सा तासुर था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। बाजी जी, भाई जी कैसे हैं? फरीदा ने बेताबी से पूछा। ठीक है, गुलशेर कहाँ है? उसने आहिस्तगी से पूछा। वो तो अभी अभी अस्पताल गया है साहब जी को देखने के लिए, सुरैया ने कहा। अच्छा, मेरे लिए चाय बना दो, वो कहकर अपने कमरे में आ गई। वो क्या नाम था तुम्हारी दोस्त का? हाँ, आशिर। आशिर क्या हाल है अब उसका? रात के खाने पर मिसेस शाहिदा मंजूर ने दानिश से पूछा। अब तो बिल्कुल ठीक है, बस चंद दिनों तक डिस्चार्ज हो जाएगा, दानिश ने जवाब दिया। अच्छा ऐसा है बेटा, क्या परसों की फ्लाइट से हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं? मम्मा, इतनी जल्दी? अभी चंद दिन पहले ही तो आप आई थी। दानिश ने कांटा छोड़कर नाराजगी से उन्हें देखा। और इन चंद दिनों में कितने लम्हे तुमने हमारे साथ गुजारे हैं, हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, उन्होंने भी खफगी का इजहार किया। मम्मा, माय स्वीट मम्मा, आप जानती तो हैं मेरी जॉब कैसी है, तकरीबन 24 घंटे की ड्यूटी है, और फर्ज में कोई कोताही हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई नो माई सन, तुम्हारी इस जॉब के लिए जिस तरह मैंने तुम्हारे पापा को कन्विंस किया है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ।
रेली भाई, मम्मा और पापा की एक झड़प तकरीबन रोज ही नाश्ते की मेज पर होती थी। मूमल ने हंसकर बताया, जाहिर है मम्मा आप हमारे लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो कौन लेगा। मगर फिर भी एक एहसास तो होता है ना कि मैं घर जाऊंगा तो आप मुंतजिर होंगी। आई थिंक मम्मा अब भाई का इंतजार करने वाली भी ले ही आए। क्यों भाई? मूमल ने शोही से कहा। हाँ, ख्याल तो नेक है। उसकी आंखों में एक सहमी सहमी सी सूरत उतर आई थी। व्हाट? इसका मतलब है कोई है? कौन है वो? बोलो ना भाई। मूमल ने बेताबी से कहा। तुमसे किसने कहा कि कोई है? वो जेरे लब मुस्कुराया। अब आप लाख छुपाए मगर कोई है जरूर। इस बात की गवाही आपकी आंखें, आपका चेहरा देता है। अच्छा, तो अब तुम चेहरे पढ़ने लगी हो? उसने हंसकर बात टालना चाही। जी वो यहीं कहीं है ना, दाएं या बाएं। मूमल की आंखों में शरारत चमक रही थी। मूमल, वो उसे घूर कर रह गया। इस तरह इन्हें मत घूरिएगा, बहुत नाजुक दिल है उनका। वो शोगी पर उतरी थी। अच्छा ठीक है, अगली बार जब हम लोग आएंगे तो कोई ना कोई फैसला करके ही जाएंगे, तुम अच्छी तरह सोच लेना। मिसेज शाहिदा ने उठते हुए कहा। कितने आसान कर दिए ना आपके रास्ते। मूमल उसकी तरफ झुकी, जवाबन उससे छुरी उठाई तो वो मम्मा कहती हुई भाग गई। रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है। जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलिस्तान सजाने में उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। कैसी कैसी ख्वाहिश को कत्ल करते जाते हैं। दरगुजर के गुलशन में अबर बन के रहते हैं। सबर के समुंदर में कश्तियां चलाते हैं। ये नहीं कि उनको इस रोज शब की ख्वाहिश का कुछ सिला नहीं मिलता। मरने वाले आहों का खून बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं मिलती। वक्त पर नहीं मिलती, यानी उनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए, असल जो अबारत हो पसे नोश्त हो जाए। फसले गुल के आखिर में फूल उनके खिलते हैं, उनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं। जब पापा की डेथ हुई तो उससे कुछ दिन पहले पापा ने ये घर खरीदा था। शायद उन्हें मालूम था, इसलिए कि उनके बच्चे दर बदर ना फिरें। बैंक में रकम इतनी तो ना थी कि हम सारी उम्र बैठकर खाते। गो चचा ने, मामू ने, हम दोनों बहन भाई को अपने साथ ले जाना चाहा, मगर पापा, जो मुझे इज्जत नफ्स और खुददारी का सबक पढ़ा गए थे, वो मुझे भूला तो ना था। उम्र का लापरवाह दौर इसी जद्दोजहद की नजर हो गया। आंवला पाई के इस सफर में मैं निमरा को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसीलिए तनहा चलता रहा। क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया था मैंने? कहाँ कहाँ से नहीं धुतकारा गया था मैं। मगर मुझे तो इस मुआशरे से अपना हक लेना था, एक मकाम बनाना था। निमरा के सर पर एक मजबूत साहिबां बनाना था मुझे। मैं कहीं ठहरना भी चाहता तो ठहर ना सकता था। कितने ही मंजर थे जिन्हें मैं देखना चाहता था, कितने ही चेहरे थे जिनका हाथ थाम कर मैं सब भूल जाना चाहता था। मगर तकदीर मुझे कुछ और आगे धकेल देती। मैं मुड़ मुड़ कर उन्हें सदाएं देता, और उस वक्त में रुकना चाहता तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, और जब मेरा वजूद पत्थर का हो गया है तो वो आ गई है। मेरे इस पत्थर वजूद को पिघलाने, और मुझे न जाने क्यों उसकी मोहब्बत से डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक शराब हो, कहीं तकदीर का एक चक्कर। मेरा दिल चाहता है उससे कहूँ, सुनो मुझसे मोहब्बत मत करो, मगर मुझे मालूम है वो कह देगी, साहिल पर चलती हवा को रोक सकते हो तो रोक लो। वो हंस देगी और मैं चुप करके साहिल पर चलती हवा की सरगोशियां सुनने पर मजबूर हो जाऊंगा। वो अपनी मोहब्बत में उतनी ही आज़ाद है। कभी कभी मुझे लगता है कि उसकी आंखें मुझे अपनी तरफ बुला रही हैं। सुनो, मैं तुम्हारा आखिरी जजीरा हूँ। अगर उससे भी मुंह मोड़ गए तो वक्त के समुंदर में तन्हा, बेरहम, सर्द और कठोर हवाओं के सामने कब तक खड़े रह सकोगे? कभी ना कभी तो उतरोगे ना कहीं तो उतरोगे, और मैं तुम्हारा आखिरी जजीरा हूँ। आप जल्दी से ये सूप पी लें, फिर निम्रा दवाएं लेकर आती ही होगी। रबिया सूप के प्याले में चम्मच हिलाती उनके करीब आ गई। उन्हें घर शिफ्ट हुए कई दिन हो गए थे और पहले से बहुत बेहतर थे, बस कुछ कमजोरी रह गई थी। रबिया को निम्रा ने जिद करके ठहरा लिया था। सूप ले लेना। उन्हें खामोश देखकर वो दोबारा बोली, और जल्दी से ठीक हो जाएं। आप यूं बिस्तर पर लेटे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो अपने साबका मूड में थी। सुनो, तुम मेरा आखिरी जजीरा हो। जी? वो हैरान रह गई। तो वो कुछ नहीं कहता करवट बदल गया। आओ। दानिश ने गाड़ी उसके पास रोक कर एक नज़र से कुछ फासले पर खड़े दोनों लड़कों पर डाली और फिर फ्रंट डोर खोल दिया। वो तेजी से गाड़ी में बैठी थी। कहाँ से आ रही हो? दानिश ने बगैर उसकी तरफ देखे पूछा। अगर आप ना आते। कहाँ से आ रही हो? उसे बात काट कर अपना सवाल दोहराया। वो सिटपिटा गई। भाई की कुछ दवाएं। गुलशेर मर गया था क्या? वो धाड़ा। या कोई और नहीं था जो दवाएं ला सकता? आप मुझे इस तरह क्यों कह रहे हैं? क्या मैंने उन लफंगों को दावत दी थी? उसे भी गुस्सा आ गया। तो क्या तमगा पहनाऊं आपकी इस बुजदिली पर? हाँ, आप कह सकते हैं। आपका हम पर एहसान। उसने बहुत जोर से ब्रेक लगाई थी। उसका सर डैशबोर्ड से टकराया। तुम्हारे इस दिमाग में अकल नाम की कोई चीज भी है या महज भूसा भरा है? हर बात का उलट मतलब लेती हो। न जाने उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। वो सहम गई।
आखिर मूमल भी तो घर से निकलती है, उसने डरते हुए कहा। हाँ, निकलती है और अक्सर अकेली ही निकलती है, मगर कम से कम उसके चेहरे पर हमावक्त ये हवाइयाँ नहीं उड़ती दिखाई देती। घर से निकलना ही है तो खुद में इतना एतमाद तो पैदा करो कि हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सको। ये क्या कि किसी ने आवाज़ लगाई नहीं कि तुम्हारा रंग जर्द पड़ गया। आखिरी अल्फाज हाथ से नरम लहजे में कहे गए थे। शायद उसके चेहरे का जर्द होता रंग देख लिया था दानिश ने। गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, जबकि वो आंसू जब्त करने की कोशिश करने लगी। मेरी मम्मा तुम्हारे घर आना चाह रही हैं। कुछ देर के बाद उसने कहा, क्यों? वो बेवकूफ़ों की तरह कह गई। या खुदा, ये किससे शादी करने जा रहा हूँ मैं? दानिश ने बेचारगी से कार की छत की तरफ देख कर कहा, शादी करोगी मुझसे? उसने बराह रास्त पूछा। वो भौंचका रह गई। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। वो फट पड़ी। भला शर्म शर्म का मुझसे क्या ताल्लुक? शर्माती तो शायद लड़कियां हैं। उसने डिटाई से हैरत का इजहार किया। दानिश साहब, आप तो यूं कह रहे हैं जैसे शादी की नहीं आइसक्रीम खाने की बात कर रहे हों। वो बहुत बुरी तरह हर्ट हुई थी। दरअसल निम्रा तुम गाड़ी गेट के सामने रुक गई थी। वो बगैर कुछ कहे सुने झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? इतनी अर्जा थी मैं कि वो यूं सड़क पर चलते चलते शादी की ऑफर करने लगे। इतनी ही अहमियत है उसकी नज़र में मेरी? क्या समझा था उसने मुझे? गुस्से में वो कई चीज़ें तोड़ फोड़ गई। रबिया हैरत से उसे देखे गई। शायद वो कुछ और कहना चाहता हो निम्रा, कुछ और समझी हो। वो मुंह पर हाथ रखकर सोचने लगी। गुजरे माहो साल में उसने दानिश को बहुत मुखलिस पाया था। कमाल करती हैं मिस रबिया आप भी। मैं और इससे फ्लर्ट करूँगा? वो हैरान रह गया उसकी बात सुनकर। आज सुबह ही रबिया ने उसे फ़ोन किया था, मगर वो कुछ और समझी है। उनके दिमाग में अक्ल नाम की कोई चीज़ होगी तो वो कुछ समझेंगी, मगर आप अच्छी तरह समझ लें कि मैं अपने जज़्बों की तमाम तर शिद्दतों और खुलूस नीयत के साथ उसकी तरफ बढ़ा हूँ। उसके लहजे की सच्चाई पर रबिया को तो पूरा यकीन था, मगर इस बात का सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा। दानिश ने राब्ता तोड़ लिया था और अगले ही दिन मिसेज़ शाहिदा और मूमल मिठाई के टोकरों के साथ मौजूद थे। लो अब बताओ, वो तुम्हें पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनाना चाहता है और तुमने खामख़ा शोर मचा रखा था। रबिया ने कहा, जी मोहतरमा, अब बताएं कौन सा जादू कर दिया था हमारे मासूम भाई पर कि सोचने के बजाय हमारा इस्लामाबाद का ट्रिप ही मंसूख कर दिया। मूमल हंसती खिलखिलाती अंदर आई। मासूम? और वो भी तुम्हारे भाई? निमरा ने हैरत से आंखें फैलाई। और मैं क्यों जादू करने लगी? मैं कोई ऐसी हूँ? वो मुंह फुला कर बोली, हमें पता है आप ऐसी नहीं है बल्कि वैसी हैं। वो निमरा के पास बेड पर बैठ गई। रबिया चाय का कहने के लिए बाहर निकल गई। वैसी का क्या मतलब? उसने मासूमियत से पूछा। बहुत प्यारी, बहुत क्यूट। मोमल ने उसकी ठोड़ी छूकर कहा तो वो शर्मा गई। मन में हल्की हल्की हलचल का एहसास हुआ था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। दानिश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे बहुत करीब से जानता हूँ। आपकी फैमिली के बारे में भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर मैं हाँ समझूं? मिसेस शाहिदा मंजूर ने मुस्कुरा कर कहा तो आशु चुप हो गया। देखो बेटा, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जो आज नहीं तो कल रुखसत होकर चली जाएगी। मैंने हमेशा अपनी बहुओं को अपनी बेटी की तरह चाहा है। निम्रा मेरी बेटी की तरह है। मेरे घर में आएगी तो हर तरफ रोशनी हो जाएगी। आंटी, आप तो जानती हैं हमारे वालिदैन। हाँ, मुझे दानिश सब बता चुका है। ये वाकई बहुत दुख की बात है। उन्होंने अफसरदगी से कहा। तो आंटी, मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि निम्रा को आप जैसे अच्छे लोग नसीब हों, मगर हमारे चचा हैं, मामू हैं, उनसे मशवरा करना भी ज़रूरी है। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? अभी दानिश के पापा भी अमेरिका से आ जाएँगे, मेरी उनसे बात हुई है। वो तो दानिश की खुशी में खुश हैं, मगर उनके आने के बाद हम बाकायदा तौर पर जवाब लेने आएँगे। तब तक तुम जिससे चाहो मशवरा कर लो, उन्होंने फ़ौरन कहा। और फिर 1 हफ्ते के बाद जब वो लोग मिठाई के टोकरों के साथ जवाब लेने आए, तो उन्हें जवाब दे दिया गया। वो लोग शुष्तर से रह गए। वो तो खुशी, अरमान और चाह की सौगात लेकर इस घर में आए थे और जवाब में ऐसी ही सौगात की तवक्को रख रहे थे। ये क्या कह रहे हो बेटा? मिसेज़ शाहिदा को अपनी आवाज़ बहुत दूर से आती सुनाई दी। मैं मजबूर हूँ आंटी, ये सब बड़ों का फैसला है। हमारे यहाँ आज तक ज़ात बरादरी से बाहर शादियाँ नहीं हुई। मैंने कोशिश की थी, मगर आशिर ने झुके झुके सर के साथ कहा। उन्हें खुद भी अफसोस था कि उन्हें निम्रा के लिए ऐसे ही साथी की जरूरत थी। वो लोग बहुत दिल गिरफ्तार से वापस आए थे। निम्रा न जाने क्यों रबिया के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। वॉट नॉनसेंस! आज के दौर में भी कोई ऐसी बातें करता है? इट्स इम्पॉसिबल। बहुत तेली पर मुकर जमाकर जारहाना अंदाज में बोला। माय सन, हमने उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग अभी तक उन्हीं पुरानी और फरसूदा रिवायात को सीने से लगाए बैठे हैं। मंजूर साहब ने सिगार सुलगाते हुए कहा तो वो जारिहाना से मोड़ में बाहर निकल गया। न जाने कब तक यूं ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता वो अपने सुलगते दिलो दिमाग को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। तब कर उसने गाड़ी एक तरफ पार्क की। हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे थे। रेस्टोरेंट में टिमटिमाती रोशनियां, गाड़ियों की कितारें, शोर हंगामा। क्या मैं इसे भूल पाऊंगा? उसने आइसक्रीम पार्लर से बाहर आते एक खूबसूरत से कपल पर नजरें जमाते हुए सोचा। हाँ, शायद शायद कभी भूल ही जाऊं, मगर उस ना भूलने और भूलने के दरमियान जो सफर है बहुत कड़ा है, बहुत। उसने दोबारा अपनी गाड़ी को हुजूम में शामिल कर दिया। शायद उसे खोने के बाद वो खुद को भी खो देना चाहता था।
وہ چپ چپ سی ٹی وی پر نظریں جمائے ناخنوں پر لگی کیوٹکس کھرچ رہی تھی۔ غزل کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ یہ تو نے کیا کیا پگلی؟ غزل کی آواز میں تعصب تھا، دکھ تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز سپاٹ تھی۔ خود کو روکا تو ہوتا، وہ اس کی سہیلی تھی، اس کے دکھ کو اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اب یہ سب ناممکن ہے۔ روک سکتا ہے کوئی؟ اس نے جواباً غزل سے پوچھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ کیا کہتی؟ محبت جیسے جذبے سے آشنا ہوتی تو کچھ کہتی۔ مجھے نہیں پتا غزل کہ میں اسے محبت کرتی ہوں یا نہیں، مگر میں اسے کھونا نہیں چاہتی غزل۔ میں نے ہمیشہ سے کسی ایسے شخص کی تمنا کی ہے جسے دیکھ کر مجھے بھرپور تحفظ کا احساس ہو۔ ایک عورت کو اور کیا چاہیے؟ اور پھر مجھ جیسے ڈرے سہمے لوگ۔ وہ تلخی سے ہنس کر چپ کر گئی۔ کتنی آسانی سے وہ اپنا فارمولہ زندگی بیان کرتی، بے پرواہی سے کندھے اچکا کر۔ پڑھائی، شادی، پھر محبت، اور اب کتنی آسانی سے اس وادی پرخار میں قدم رکھ گئی تھی۔ کون سا سفر شروع کر بیٹھی تھی جس کا کوئی اختتام، کوئی منزل نہیں تھی۔ غزل چپ چاپ اس کا منہ دیکھتی رہی۔ وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی۔ سمجھایا تو وہاں جاتا ہے جہاں کوئی شخص پورے ہوش و حواس کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہو، مگر محبت تو بالکل ہی ایک بے اختیار سا جذبہ تھا۔ بغیر پوچھے، بغیر اجازت لیے من آنگن میں ساون کے بادل کی طرح آتا اور برس جاتا، اور اس پھوار میں بھی بھیگتا انسان سوچتا ہی رہ جاتا، یہ کیا ہوا اتنی اچانک، اتنی جلدی؟ کچھ وقت تو دیا ہوتا، مگر ہر طرف جل تھل ہو جاتی ہے۔ نقصان کا اندازہ تو بعد میں ہوتا ہے، جس وقت سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ غزل ربیہ کیسے چپ تھی اب تک، کیسے سہ لیا اس نے۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں، ایک ایک کا گریبان تھام کر اسے کہوں، کیوں بنائی تم نے جھوٹی رسمیں؟ اتنی فضول سی بات پر کیا دو زندگیاں تباہ کی جا سکتی ہیں؟ وہ اسے سوال کر رہی تھی جس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تبھی فون چیخ پڑا۔ غزل نے ریسیور اٹھایا اور پھر کچھ کہے بغیر نمرا کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو۔ اس کی آواز کا بھیگا پن وہ بھی محسوس کر گیا تھا۔ نمرا جی؟ نمرا، میری اور آپ کی کبھی کوئی کمٹمنٹ نہیں رہی، مگر نمرا تم جانتی ہو کہ میں… وہ آپ سے تم تک آتا ہوا بولا۔ میں جانتی ہوں۔ نمرا نے اس کی بات کاٹی۔ تو وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا، کوئی حوصلہ بڑھانے والی بات، کوئی ساتھ نبھانے کا وعدہ، مگر نمرا کے سامنے بہت کچھ تھا۔ بھائی کا مان، خاندان کی عزت و وقار، فضول روایات کی مضبوط زنجیر۔ تو نمرا نے ایک لمحے کے لیے ریسیور کو دیکھا اور پھر غزل کی طرف بڑھا دیا۔ بات تو کر لو۔ غزل نے آہستگی سے اصرار کیا۔ کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ریسیور اسے تھما کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ دانش بھائی، غزل نے پکارا۔ کیا ہوا؟ نمرا کہاں گئی؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا وہ کتنی بزدل لڑکی ہے، فوراً ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہے، غزل نے کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ اوکے غزل، تھینکس، خدا حافظ۔ دانش بھائی، غزل نے جلدی سے پکارا، وہ تو بزدل ہے، کبھی بھی کسی بھی قسم کا سٹینڈ نہیں لے سکتی، بس چپ چاپ دعائیں کرتی رہے گی، مگر آپ تو کچھ کریں نا۔ غزل نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی بہت ہے، انہیں کہیں کہ وہ دعائیں کرتی رہیں، ہم عمل کرتے ہیں۔ میں آخری بار ملنا چاہتا ہوں عاشر سے، اسے خوشگواری سے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ غزل باہر آئی تو وہ گھاس پر ننگے پاؤں ٹہل رہی تھی۔ اوکے نمرا، میں چلتی ہوں، ٹیک کیئر آف یو۔ وہ اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ نمرا خدا حافظ کہہ کر انگوٹھے سے گھاس اکھیڑنے لگی۔ غزل کے جانے کے بعد بھی وہ وہیں ٹہلتی رہی۔ فریدہ کئی بار آ کر اسے اندر آنے کا کہہ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آڑو کے پیڑ پر لگے پھولوں کی آچھی گلابی پتیاں اڑا کر سبز مخملی گھاس پر بکھیر گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی وہاں تک آئی۔ ایک گھٹنا گھاس پر ٹیک کر وہ ایک ایک پتی اٹھا کر ہتھیلی پر رکھتی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر کتنی دیر ان ہتھیلی پر دھری پتیوں کو دیکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کی اوپری دراز کھولی، اس میں ایک سفید رومال بچھا کر بہت احتیاط سے پتیاں اس پر رکھ دیں۔ صاحب جی، دانش صاحب آئے ہیں، فریدہ نے اندر آ کر بتایا۔ باہر کیوں کھڑا ہے؟ بلاؤ نا اندر۔ عاشر بھائی بے خیالی میں نمرا کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اندر جاتی، دانش اندر آ گیا۔ آؤ دانش۔ عاشر بھائی نے کھڑے ہو کر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، کھانا کھاؤ؟ نہیں عاشر، میں کھا چکا ہوں، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ گھسا کر سرسری سی نگاہ نمرا پر ڈالی جو پلیٹ میں پڑے چاولوں کے ساتھ چمچ سے کھیل رہی تھی۔ ہاں ہاں آؤ نا۔ عاشر بھائی اسے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے۔ وہ حالی ذہنی کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ ہاں کہو۔ عاشر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ عاشر، کیا اس فیصلے میں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ اس رشتے پر دوبارہ غور نہیں کیا جا سکتا؟ وہ کئی دنوں سے اس ذہنی خلیفشار کا شکار تھا۔ عاشر دیکھ رہا تھا، وہ بہت مزمحل و پریشان لگ رہا تھا۔ الجھے بالوں میں انگلیاں الجھا کر وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دانش، یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے، اگر میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں تو… وہ کھڑا ہو گیا۔ دانش، ہمارے ہاں ذات سے باہر شادیاں نہیں ہوتی۔ عاشر، کیا میری شخصی وجاہت، کردار کی مضبوطی، جاب، خاندان اور ان سے بھی بڑھ کر میرا مسلمان ہونا ایسا نہیں جو ان فضول اور بے مقصد رسم و رواج کے سامنے ایک مضبوط دلیل بن سکے؟ وہ آج آخری فیصلہ سننے کے ارادے سے آیا تھا، آر یا پار۔
وہ سب ٹھیک ہے دانش، مگر عاشر نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر یہ سب ٹھیک ہے تو کہاں سے آ جاتا ہے یہ مگر ہماری زندگیاں تباہ کرنے کے لیے؟ ایک بات بتاؤ عاشر۔ دانش نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کون سی حدیث میں لکھا ہے، قرآن پاک کی کون سی آیت میں لکھا ہے کہ آیا ہے کہ ہم لوگ ذات سے باہر شادیاں نہیں کر سکتے؟ کب تک ہم ان فرسودہ رسم و رواج کو اپنے گلے کا توق بنائے رکھیں گے؟ کیا محض اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم ہم دونوں کی زندگیاں تباہ کرو گے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ کیا یہ کافی نہیں عاشر کہ ہم یعنی میں اور میرے گھر والے نمرا کو خوشیاں دے سکتے ہیں، اسے چاہتے ہیں؟ دانش منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر انہیں خاموش دیکھ کر مایوسی سے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ربیہ، تم آ کیوں نہیں رہی اتنے دنوں سے؟ تم نے بھی تو اتنے دنوں کے بعد فون کیا ہے، ربیہ نے جواباً شکوہ کیا۔ ہاں بس یوں ہی، تم آ جاؤ نا، میں گھر میں بالکل اکیلی ہوں، نمرا نے ملتجی لہجے میں کہا۔ آج وہ سوچ میں پڑ گئی، آج نہیں پھر کسی روز آؤں گی۔ ربیہ پلیز میری خاطر۔ سارا دن تنہائی کے جنگل میں تنہا بھٹکتے، اپنے ہی خوابوں سے لڑتے اور اپنے بے قرار دل کو سمجھاتے سمجھاتے جیسے وہ تھک سی گئی تھی۔ نمرا، میں نے کہا نا میں آؤں گی کسی دن، مگر ابھی نہیں، اس وقت تو۔ نمرا نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ اسے اس وقت شدت سے کسی غم گسار، کسی رازدار کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ عاشر بھائی بھی گھر پر نہیں، ورنہ شاید آج وہ خود پر ضبط کھو دیتی اور کم از کم ایک بار ان کے سامنے کھل کر رو دیتی۔ خود پر ضبط کرتی وہ لان میں نکل آئی، عجیب سی بے چینی اس کے پورے وجود کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو توڑ پھوڑ دے، ان ہنستے مسکراتے پھولوں کے چہرے بگاڑ دے، مگر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ سارے لان میں چکراتی رہی۔ جب سلونی شام نے چپکے سے آنگن میں قدم رکھا تو وہ دھیرے دھیرے چلتی گھاس پر بکھری آچھی گلابی پتیوں کے پاس رک گئی۔ پتہ نہیں امارا بیوی کو کیا ہو گیا ہے، گلشیر نے بڑے تفکر سے اسے دیکھ کر سوچا تھا، جو بڑے جذب سے ایک ایک پتی کو بڑی احتیاط سے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے گڑیا؟ اپنے عین پاس عاشر بھائی کی آواز سن کر وہ گھبرا کر دونوں ہاتھ پشت پر کر کے کھڑی ہو گئی۔ آپ کہاں گئے تھے؟ اتنی دیر لگا دی؟ اس نے گڑبڑا کر پوچھا۔ ہاں بس میں ماموں کی طرف گیا تھا، تم جلدی سے ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ الجھے الجھے سے تھے۔ جب تمہارا فون آیا تھا تو میں وہیں تھا، انہوں نے ساتھ چلتے چلتے بتایا، ربیہ کہہ رہی تھی، مگر وہ سنی انسنی کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دراز کھول کر اس نے احتیاط سے پتیاں اس میں رکھی اور پھر کچن میں آ گئی۔ عاشر بھائی کپڑے بدلنے کے بعد باہر آئے تو وہ ابھی بھی کچن میں ہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے کمرے میں آ گئے۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد انہوں نے سائڈ ٹیبل کی نچلی دراز کھولی اور پھر اوپری، اور پھر وہ بری طرح چونک گئے۔ آنکھوں میں تیرتی الجھن کچھ اور گہری ہو گئی۔ سفید رومال پر کچھ سوکھی، کچھ تازہ پتیاں۔ عاشر بھائی، انہوں نے بہت تیزی سے دراز بند کی مگر پلٹے نہیں۔ چائے بنا دی؟ جی۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی، بغیر اس کی طرف دیکھے سائڈ سے ہو کر باہر نکل گئے۔ کبھی کبھی انسان اچانک اندھیرے سے روشنی میں آ جائے تو کتنے ہی لمحے بے یقینی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہو گیا؟ بس حیرت سی آنکھوں میں بس جاتی ہے۔ خوشی کا بے پایاں احساس تو حیرت کے بعد ہوتا ہے، جیسے موسم سرما میں تیز بارش کے بعد ہلکی سی دھوپ نکل آئے، جیسے برف پوش پہاڑوں کے ٹھٹھرے ہوئے وجود کو اچانک سورج کی کرنیں چھو جائیں، جیسے اندھیرے جنگلوں میں بھٹکے مسافر کو کوئی جگنو راستہ دکھا جائے، جیسے امابس کی راتوں میں کوئی دیا جلا کر دیوار پر رکھ دے۔ بالکل ایسے ہی تقدیر اتنی اچانک اور چپکے سے اس کے ماتھے پر سپنوں کی تعبیر لکھ گئی کہ وہ پہلے حیرت سے گنگ رہ گئی اور خوشی سے ساری کائنات جھوم اٹھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس رات جب وہ ماما اور پپا کی تصویر پر سر ٹکائے ضبط کے سارے بندھن توڑ بیٹھی تھی۔ ماما، پپا، مجھے معلوم ہے آج اگر آپ بھائی کی جگہ ہوتے تو شاید یہی فیصلہ کرتے۔ اس کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ مگر ماما، اس نے دھیرے سے بے جان تصویر پر ہاتھ پھیر کر ان کے لمس کو محسوس کرنا چاہا۔ ایسے وقت میں بیٹیوں کو ماؤں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، مائیں تو بیٹیوں کا سایہ ہوتی ہیں، سمندر جیسا دل ہوتا ہے ان کا۔ میرے سارے آنسو اس سمندر میں کھو جاتے، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ میں اپنا سارا دکھ آپ سے کہہ دیتی، ایک بار، بس ایک بار آپ کی گود میں سر رکھ کر رو لیتی اور پھر سب بھول جاتی۔ مگر گڑیا، بھائی، اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ تڑپ اٹھے، اسے چپ کروانے کے بجائے وہ اسے باہوں میں لے کر خود بھی سسک اٹھے۔ اس ایک لمحے میں وہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پورے خاندان سے بغاوت، جھوٹے رسم و رواج سے بغاوت۔ وہ تحیر سے انہیں دیکھے گئی اور پھر جب احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں تو وہ اپنی خوشی پر سے پشت ڈال کر ان سے الجھ پڑی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا ساری قربانیاں آپ ہی کے لیے رہ گئی ہیں؟ اگر میں آپ کی ذمہ داری ہوں تو مجھے بھی آپ کا احساس ہے۔ آپ نے مجھے اور آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ سب راضی ہیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ جانتے ہیں آپ نے اپنی راہیں
کتنی مشکل بنا لی ہیں کہ آپ نے کبھی نہیں چاہا کہ ربیہ آپ کی زندگی کی ساتھی بنے؟ کیا آپ نے اسے کبھی نہیں چاہا؟ وہ بولے گئی، کتنی مشکلوں سے تو وہ دستیاب ہوئے تھے، کل بڑے آرام سے آ کر بتا گئے کہ کل دانش کے گھر والے انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں، اور اس کے پوچھنے پر کہ ماموں وغیرہ تو بس اتنا کہہ دیا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ منتظر ہی رہی کہ کب ربیہ آتی ہے، کہ غزل اور فریحہ یہاں تھی ہی نہیں۔ مگر آج صبح جب اسے تھک کر خود ہی اسے فون کیا تو ڈھیروں مبارکباد کے بعد ربیہ نے چپکے سے ریسیور رکھ دیا۔ تب اسے یہ احساس ہوا کہ عاشر بھائی نے یہ فیصلہ بالکل اکیلے کیا ہے۔ وہ تو کب سے عاشر بھائی کی منتظر تھی، مگر وہ انتظامات میں مصروف تھے۔ گو کہ انہوں نے منظور صاحب اور ان کی فیملی سے کہا تھا کہ ان کے ہاں منگنی کے فنکشن بہت سادگی سے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی دانش کے دونوں بھائیوں کی فیملیز تھیں، کچھ عاشر کے دوست اور ان کی فیملیز کو عاشر نے صرف اس لیے انوائٹ کیا تھا کہ کہیں نمرہ ماموں اور تایا جان کی غیر حاضری کو محسوس نہ کرے۔ لون ہی میں منگنی کی تقریب تھی، مہمان سارے ہی آ گئے تھے، اور وہ بھی شاید دانستہ طور پر نمرہ کی طرف نہیں آئے تھے۔ جب مومل نے اسے اپنا لایا ہوا پنک اور گرین کنٹراسٹ کا انگرکھا گرین چوڑی دار پاجامہ پہنانے کے بعد خوبصورت سا میک اپ کیا، اور اس کے ہزار منع کرنے کے باوجود بھابھی پلیز ہمارے لیے کہہ کر اس کی پیشانی پر نازک سا ٹیکا لگا دیا، اور جب وہ اسے جھمکے پہنا رہی تھی تو نمرہ نے ملتجی انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر عاشر بھائی کو بلانے کے لیے کہا، تو وہ میں دیکھتی ہوں کہہ کر باہر نکل گئی، اور اب وہ بری طرح عاشر بھائی سے الجھ پڑی تھی۔ اس کا رد عمل ان کے لیے بالکل بھی غیر متوقع نہیں تھا۔ تبھی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھے، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گویا اس کے ہر سوال کو نظر انداز کر دیا۔ فار گاڈ سیک بھائی، مجھے میرے سوالوں کا جواب دیں۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخ اٹھی، پگلی ہو تم بھی، بعض اوقات ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو چاہے اس سے دوسروں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی خوشی۔ اس نے ماتھے سے ٹیکا نوچ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ انہوں نے ہبگے سے اسے دیکھا۔ خبردار، جو اس قسم کی فضول حرکت کی ہو، کسی کی زندگی تباہ نہیں ہوئی۔ اور ربیہ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ ساتھ ربیہ کے فیصلے کا بھی دخل ہے اس میں، انہوں نے کہا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا؟ ہاں، ربیہ نے کہا کہ مجھے سٹینڈ ضرور لینا چاہیے، اور یہ کہ وہ ہر صورت میں میرا ساتھ دے گی۔ وہ بہت بہادر ہے۔ ان کے لہجے میں ربیہ کے لیے محبت، احترام، چاہت، اعتماد سبھی کچھ تھا۔ اور آپ کا باہر جانے کا فیصلہ؟ ربیہ کا خیال ہے کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے منزل سے غائب ہو جانا چاہیے، کم از کم اس وقت تک جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ دوسرے لفظوں میں، جب تک ماموں جان کے دل میں یتیم بھانجے کی دبی ہوئی محبت دوبارہ ابھر نہیں آتی۔ اسے اکیلا چھوڑ جائیں گے؟ اکیلا؟ انہوں نے حیرت سے اس کی صورت دیکھی۔ اکیلا تو میں ہوں گا دیار غیر میں، صرف اس کے دیے ہوئے اعتماد کے سہارے۔ ربیہ کے پاس تو بہت سے لوگ ہیں، مومانی جان ہے اس کے ساتھ، آصف اور فریحہ ہیں، تم اور دانش۔ کنوینس کرنا ماموں جان کو۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ مومل اندر داخل ہوئی۔ اب آپ لوگ بس کریں بھائی بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ غائب ہو جائیں، مما کا خیال ہے کہ رسم ادا کر دی جائے۔ ہے یہ ٹیکا کیوں اتار دیا؟ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ نمرہ شرمندہ سی ہو گئی، کتنے شوق سے اس نے تیار کیا تھا۔ اس نے دوبارہ ٹیکا اٹھا کر اس کے ماتھے پر سجایا۔ اوکے گڑیا، سب بھول جاؤ، کیونکہ سب ٹھیک ہے، جو نہیں ہے وہ ہو جائے گا۔ عاشر بھائی نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا تو وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ مومل کی میت میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ باہر آ گئی۔ مومل نے اسے دانش کے پاس صوفے پر لا بٹھایا۔ ماشاء اللہ، چشمے بد دور، اس نے شرارت سے سرگوشی کی۔ یہ ہمارے جملے ہیں، اس کی بڑی بھابھی چیخ اٹھی۔ یہ پکڑو۔ مسز شاہدہ منظور نے نازک سی ہیرے کی انگوٹھی نکال کر دانش سے کہا، جلدی سے پہنا دو۔ کیوں مما، کیا چھاپا پڑنے والا ہے؟ دانش کے چھوٹے بھائی شیراز نے سرگوشی میں پوچھا۔ اچھا، چھاپا تو پڑ چکا۔ دانش کی نگاہ اس کے لرزتے ہاتھوں پر تھی۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لے۔ نمرہ ایسے شخص سے شادی کرو گی جس کے پاس منگنی کروانے کا وقت نہیں۔ موصوف نے بھی واپس جانا ہے۔ غزل دھپ سے اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر بولی۔ ہیں؟ نمرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں پانی سا تیر گیا۔ بے یقینی سے وہ اسے دیکھے گئی۔ غزل نے مسکرا کر بس اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دیکھیں آپ ہماری بھابھی کو ورگلانے کی کوشش مت کریں، پہلے ہی اتنی مشکل سے معاملہ سیٹ ہوا۔ شیراز نمرہ کے گھٹنے پر کونی ٹکا کر پنجوں کے بل غزل کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ چلو پہناؤ نا انگوٹھی۔ منظور صاحب بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی واقعی بہت پیاری ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا سر کچھ اور جھک گیا۔ تم بیٹھے منہ دیکھتے رہنا، ماما نے دانش کو گھورا۔ آپ لوگوں کی باتیں ختم ہوں تو ہی پہناؤں گا۔ آہا فریدہ صاحبہ، واللہ شیراز یہ بہت زبردست خاتون ہے، اور میں نے تمہیں پراندہ بنانے کو کہا تھا۔ وہ بولے گیا۔
لو، میں تو بنانے لگی تھی، اپنی نمرہ بی بی نے کہا کہ پہلے پوچھو کہ کیا خود پہننا ہے، اب کیا میں آپ سے یہ پوچھنے آتی؟ اس نے پراندے سے کھیلتے ہوئے سادگی سے کہا۔ نمرہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر رہ گئی، جبکہ وہ خجل سا ہو گیا۔ میرا خیال ہے میں انگوٹھی پہنا ہی دوں، فریحہ اور ربیہ ہوتی تو محفل کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا، نمرہ سوچ رہی تھی۔ اب کرو گی چوری؟ دانش نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر ڈپٹ کر اتنی اچانک پوچھا۔ جی، اس نے دہل کر سر اوپر اٹھایا، اس کے چہرے پر شرارت کا شائبہ تک نہ تھا، جبکہ ہنسے سبھی تھے۔ دوسرے لمحے وہ ہاتھ چھڑا کر اندر بھاگ گئی، سب ارے ارے ہی کہتے رہ گئے۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے، مما اسے ڈانٹ رہی تھیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ڈھٹائی سے ہنستا رہا۔ بعد میں وہ غزل اور مومل کی ہزار منتوں کے باوجود بھی باہر نہیں آئی۔ بس بیٹا، یہ شروع ہی سے ایسا ہے، تم محسوس مت کرنا۔ مسز شاہدہ منظور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ مما، منگنی میری ہے۔ وہ بھی دروازے میں آن کھڑا ہوا، انہیں انگوٹھی پہناتا دیکھ کر احتجاج کیا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی پہنا دوں گی، انہوں نے خفگی سے کہا۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد انہوں نے سر پر پیار کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس ایک لمحے کس ضبط سے نمرہ نے آنسو روکے تھے، مگر اندر جیسے ساون برسنے لگا تھا۔ کون کون نہیں یاد آ رہا تھا؟ ماما، پاپا، عامر۔ عاشر تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ ہم نے تو موقع دیا تھا آپ کو ہم نے تو موقع دیا تھا، آپ نے خود ہی کھو دیا تو۔ ان کی کیفیت سے بے خبر مومل ابھی تک دانش کو چھیڑ رہی تھی۔ دیکھیں دانش بھائی، ہماری پیاری سی دوست کا دل بہت نازک ہے، آئندہ ایسا نہیں چلے گا۔ غزل نے تنبیہ کی۔ اپنی اس پیاری سی دوست کے نازک سے دل سے کہیے ذرا سنبھل جائے، اب تو اکثر خبردار۔ ماما نے گھورا تو وہ مسکرا کر باہر نکل گیا۔ رات گئے تک خاصا ہنگامہ رہا، مگر غزل فوراً اٹھ گئی۔ غزل؟ نمرہ نے تحیر سے اسے دیکھا۔ سوری جانو، مجھے ربیہ نے فون پر بتایا تھا اور میں سیدھی ہاسٹل سے ادھر آئی تھی کہ گھر جاتی تو شاید ڈیڈی، اس نے دانش کا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور اگر تایا جان کو پتہ چل گیا؟ عاشر بھائی نے کہا۔ تو کیا ہوا، ڈانٹیں گے نا، کھا لیں گے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچھلائے۔ میں تو ویسے بھی ان کی بھانجی نہیں بلکہ اپنی سہیلی کی منگنی پر آئی ہوں، اس نے شوخی سے کہا۔ تو وہ اس کی بے پایاں محبت کے احساس سے رو سی تھی کہ آج تو بات بات پر آنکھیں چلک رہی تھیں۔ پگلی، رونا بالکل نہیں، اور عاشر بھائی آپ بالکل پریشان مت ہو، ناراضگی کی یہ خود ساختہ دیواریں بہت کمزور ہیں، بہت بودی، انہیں بہت جلد گرنا ہے۔ دونوں بھائی بہن کو تسلی دے کر چلی گئی۔ اچھا بیٹے، اب ہمیں بھی اجازت دو، منظور صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنی بیٹی کو لینے آئیں گے، مسز شاہدہ نے کہا۔ اس کی شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی کہ ہزار منتوں کے باوجود تایا جان اور ماموں نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ نمرہ کو فریحہ کی شادی یاد آ گئی۔ کتنا مزہ آیا تھا، کتنا شور اور ہنگامہ تھا، ڈھولک بجا کر ان کے ہاتھ سرخ ہو جاتے، ہر روز رات پانی میں نمک ملا کر غرارے کیے جاتے۔ ان چاروں کا گروپ تو صرف کالج ہی میں نہیں، پورے خاندان میں مقبول تھا اپنی دوستی اور ہنگامہ پروری کی وجہ سے۔ اور جب اس کا عروسی جوڑا خریدنا تھا تو کیسے چاروں نے شہر کی ہر بڑی دکان اور بوتیک کھنگال ڈالی تھی۔ اب تم تینوں میں سے جس کی بھی شادی ہوئی تو شادی اور ولیمے کا جوڑا آرڈر پر بنوائیں گے، فریحہ نے کہا تھا۔ اور جب ہزار منتوں کے باوجود نمرہ نے ڈھولک پر اپنا قبضہ قائم رکھا تو ربیہ چڑ سی گئی تھی۔ ٹھیک ہے بی بی، تمہاری شادی پر لوں گی سارے بدلے گن گن کر، ربیہ نے بچوں کی طرح منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا۔ اور اب اس کا کتنا دل چاہا تھا وہ سب ہوتی، ان کی شرارتیں، شوخیاں۔ ربیہ اور غزل فون پر اسے ہزاروں مشورے دیتی، میک اپ اس طرح کا کروانا، اس طرح کا کام ہونا چاہیے، شادی کا جوڑا کنزا بوتیک سے لینا، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ فریدہ نے اپنے سارے ارمان پورے کیے تھے، رنگ برنگے پراندے جھلاتی ڈھولک پر اپنی پاردار آواز میں سارے پنجابی گیت گا کر۔ ماموں اور تایا کی پوزیشن بہت اسٹرانگ تھی، یہی وجہ تھی کہ خاندان کے وہ لوگ جنہیں عاشر کے اس فیصلے پر کچھ اعتراض نہ تھا، محض ان کی وجہ سے شرکت نہیں کر رہے تھے، اور یہ بات ان بہن بھائی کو توڑ دینے کے مترادف تھی، مگر یہ عاشر بھائی کا حوصلہ ہی تھا کہ وہ سب کچھ سہ گئے۔ وقت رخصت جب وہ عاشر بھائی کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر روئی تو صرف عاشر بھائی ہی نہیں، بہت سے دوسرے لوگ بھی سسک اٹھے تھے کہ دکھ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے، بلکہ بہت سے احساسات تھے جو اندر ہی اندر کاٹ رہے تھے۔ نمرہ کو احساس تھا کہ اس کے سر پر باپ کا ہاتھ نہیں، ماں کی دعائیں بھی نہیں جو اس سفر میں زیادہ راہ ہوتی۔ عاشر ہی تھا جس نے ماں کی طرح دعاؤں سے اس کا دامن بھرا، باپ کی طرح سر پر ہاتھ رکھا اور بھائی کی طرح گاڑی میں بٹھا کر رخصت کیا۔ البتہ اس کا ولیمہ بہت شاندار ہوا تھا، شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ نمرہ کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے سارے جہان کی خوشیاں اس کی جھولی میں آن گری ہوں۔ مومل کی دوستی، ماما اور پاپا کی محبتیں، اور دانش کا والہانہ پن، اور وہ جو اپنی تمام تر محبت کے باوجود دانش سے متعلق ایک جھجک اس کے دل میں تھی، وہ ایک دم سے دور ہو گئی۔ ان چند دنوں میں ہی اسے جان لیا کہ اس کی باروب پرسنالٹی کے پیچھے ایک محبت کرنے والا دل ہے، ایک شوخ اور شرارتی سے انسان چھپا ہے۔ ربیہ سے ملنے چلیں؟ ربیہ سے فون پر بات کرنے کے بعد وہ بے چین سی ہو گئی۔ چلے تو چلیں، مگر کہیں تمہارے ماموں صاحبہ میں گھر سے ہی نہ نکال دیں، دانش نے ہنس کر کہا۔ خیر ایسا تو وہ نہیں کریں گے، ہاں شاید کچھ بے رخی سے پیش آئیں، چلے رہنے دیتے ہیں۔
वो उसके ख्याल से कुछ ठहर कर बोली। दानिश ने ड्रेसिंग टेबल के आईने में झांकते उसके गुलाबी मुखड़े पर नजर डाली। कभी कोई बात मनवा भी लिया करते हैं, चलो चले, उसने चाबी उठाते हुए कहा। मामू घर पर नहीं थे और निमरा के लिए ये खासी खुशी की बात थी, मगर दानिश ने मायूसी से कंधे उचकाए। अगर आज वो होते तो उनसे भी दो दो हाथ काट लेते। उसने निमरा के कान में सरगोशी की, वो बस घूर कर रह गई। मोमानी बहुत खुश होकर मिली थी। रबिया कहाँ है मामी? अपने कमरे में ही है, मैं बुलाती हूँ। वो एक लम्हे को चुप सी हो गई। माँ थी, ना सिर्फ बेटी के दुख को समझती थी, बल्कि उनकी खुद भी ख्वाहिश थी कि आशिर उनका दामाद बनता, मगर सब कुछ ही उलट हो गया। नहीं, मैं वो फौरन बोल उठी, मैं वहीं मिलाती हूँ। वो तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। पुकारा तूने जो हालात के अंधेरों से, मिलेगी मेरी वफा तुझको रोशनी बनकर। मैं जिस मकाम से गुजरूं लेके नाम तेरा, रहेगा साथ तेरा प्यार जिंदगी बनकर। ये और बात मेरी जिंदगी वफा ना करे। वो नए सिरे से एहसास जुर्म का शिकार होने लगी। रबिया, उसकी आवाज नीम तारीख कमरे में बहुत आहिस्तगी से उभरी थी। रबिया ने फौरन आंखें खोली, कैसेट प्लेयर बंद करके फौरन उसकी तरफ लपकी। निमरा, तुम? उसके अंदाज में वही बेसाख्तगी और वालिहानापन था। आओ बैठो। वो बेड से कैसेट डायरियां हटाकर उसके लिए जगह बनाने लगी। किसके साथ आई हो? उनके साथ, निमरा ने चेहरा झुकाकर कहा। ओए होए, उनके साथ? ये उनका कोई नाम भी है या नेमलेस है? रबिया ने इशारे से उसकी ठोड़ी को झटका दिया। मुझे नहीं पता। वो सुर्ख हो गई। अच्छा ये बताओ, कैसे हैं तुम्हारे सास ससुर और बाकी सब लोग, और खास तौर पर वो कैसे हैं? आदात कैसी हैं? कुछ फर्क पड़ा या अभी तक अपनी वर्दी का रोब झाड़ रही हैं? वो अपने साबका मोड में थी। कितनी गहरी है ये लड़की। निमरा बस उसे देख कर रह गई। बोलो ना, या पाबंदी लगा दी मौसूफ ने तुम्हारे बोलने पर? रबिया, निमरा ने बेचारगी से उसे देखा। वो उसके होंठों पर उंगली रखकर बोली, कुछ मत कहना, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से समेटा है। बस वो बताओ जो मैं पूछ रही हूँ। अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। और वो? रबिया ने मुस्कुरा कर पूछा। वो भी अच्छे हैं। सिर्फ अच्छे? उसने हैरत से आंखें फैलाई। बहुत अच्छे हैं, वो जोर देकर बोली। ये हुई ना बात। रबिया ने उसके घुटने पर हाथ मारा। चलो दानिश भाई से मिलाए। वो उसका हाथ पकड़कर जल्दी से खड़ी हो गई। हाँ चलते हैं। फरिया का कोई फोन आया? वो पूछने लगी। अरे मैं तो भूल ही भूल ही गई। वो दोबारा धप से बेड पर बैठ गई। मौसूफा अम्मा बनने वाली हैं? निमरा चीखी। जी, अब आप भी तैयारी पकड़े। दफा हो बदतमीज। वो उसे धक्का देकर बाहर निकल गई। वो लोग तकरीबन 2 घंटे रहे। मोमानी जान ने दानिश की खातिर मदारात में कोई कसर नहीं छोड़ी। रबिया ने सारा वक्त दानिश को निशाना बनाए रखा। वो सारे मजाक जो उसे शादी के वक्त करना थे अब कर रही थी। वो बहुत मजे से में वक्त गुजरा। रबिया, कल हम जा रहे हैं, सी ऑफ करने आओगी? निमरा ने जाते हुए कहा तो रबिया मोमानी जान की तरफ देखने लगी। हाँ हाँ चली जाना, उन्होंने फौरन कहा तो वो लोग मिलकर बाहर आ गए। क्या सोच रही हो? दानिश ने उसे किसी गहरी सोच में डूबे देख कर पूछा। ऐसे इंसान भी होते हैं। वो जैसे उलझ कर बोली। कैसे? उन्होंने हमारे हिस्से के कांटे भी चुनकर अपनी साफ और शफाफ राहों में बिछा लिए। भला कौन करता है इस तरह? किसी की खातिर अपनी मंजिल मंजिल कौन खोता है? कैसे अजीम लोग हैं ये। वो चुप ही रहा। क्या कहता कि उनकी इस अजमत का कायल तो वो भी था। दानिश, मामू जान मान जाएंगे ना? सब ठीक हो जाएगा ना? किसी हदशे में घिर कर उसने घबरा कर पूछा। वो चुप ही रहा। अगर मामू ना माने तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। इस्लामाबाद तक वो लोग और राशिद भाई साथ ही जा रहे थे। वहां से इन दोनों को शुमाली इलाका जात की तरफ निकल जाना था। तकरीबन 15 दिन का टूर था कि दानिश को छुट्टी ही इतनी मिली थी, जबकि आशिर भाई को कनाडा रवाना होना था। रबिया उन्हें सी ऑफ करने एयरपोर्ट आई थी। वो चारों बिल्कुल खामोश थे। दानिश और निमरा एहसास जुर्म का शिकार थे, और वो दोनों उनके एहसास तो शायद कोई समझ ही ना पाता। ना पाँव तले जमीन थी, ना सर पर आसमान। बस चारों तरफ दम बदम बढ़ता हुआ खला। न जाने वो किस यकीन के सहारे ये सफर शुरू कर बैठे थे, जिस पर ना उन्हें कोई अफसोस और ना कोई दुख। तुम लोग वापस आकर रबिया का बहुत ख्याल रखना। आशिर भाई ने एक नज़र बहुत दूर दरख्तों के ऊपर में डूबते सूरज को देख कर कहा। ये मेरा यकीन भी है और एतबार भी, और इसी के सहारे में जा रहा हूँ। चारों तरफ बहुत शोर था, मगर लगता था उनके सिवा यहाँ कोई नहीं। तुम फिक्र मत करो आशिर, रबिया मेरे लिए मूमल जैसी है। दानिश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रबिया? वो चंद कदम आगे बढ़कर रहने उसके सामने खड़े हुए। रबिया ने पलकें उठाकर उन्हें देखा। मेरा इंतजार करोगी? उनकी आंखें आखिरी बार उसे यकीन चाहती थीं। तुम वापस आओगे? उसकी आंखें पूछ रही थीं। पगली, मैंने कहाँ जाना है? वो बंद होठों से हंसे थे। वक्त के समंदर में जिंदगी की नाव को कुछ और डगमगाना है, पर हमको लौट आना है। तुमसे क्या कहें जाना,
धुआं धुआं सा आसमान, कटे फटे से बादबां, शोरीदा सर हवाएं भी, ढकी छुपी मुसाफितों की धुंध में गुम, हजार हार जजीरे हैं। हजार हार जजीरों में एक वो जजीरा है जिसकी वसतों में गुम एक सदाए आशना हमें वापस बुलाती है। तुमसे क्या कहें जाना, मेरे चार सू बहुत दूर तक बड़ी कोहर है जमी हुई, और रास्ते मसदूद हैं, पर हमको लौट आना है उस जजीरे की तरफ जिस पर तुम खड़े होगे तुम, जो एक जजीरा हो और आखिरी जजीरा हो वक्त के समंदर में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उसकी निगाह बस ब्रीफ केस पकड़े हाथों तक उठ सकी कि उसके बाद जब्त की हद खत्म हो जाती थी। किसी से जुदा होना इतना मुश्किल भी नहीं होता। रबिया ने दूर नुक्ते की शक्ल में गायब होते पीआईए के तैयारे पर आखिरी निगाह डाली। हमें लगता है जैसे अब हम जी ही नहीं पाएंगे, मगर हम जिंदा रहते हैं, बस आंख की दहलीज पर आंसू आ ठहरते हैं और दिल में दर्द कुंडली मार कर बैठ जाता है, और फिर लम्हा लम्हा डसता है, और तो कुछ भी नहीं होता। उसे गोया खुद को तसल्ली दी। बस बास फैसले करना बहुत आसान होते हैं, पर निभाना बहुत मुश्किल। मगर ज़रूरी तो नहीं जो खुशी भी आए उसे हम दामन में समेट लें। इस नफसा नफसी के दौर में कोई तो ऐसा हो जो दूसरों के लिए सोच सके, और फिर महज एक खुशी किसी दूसरे को दे देने से हमारा दिल खाली तो नहीं हो जाता, बल्कि कुछ और भर जाता है, सुकून से, दूसरों की दी गई दुआओं से। और शायद ऐसी ही कोई दुआ हमारे हक में कबूल हो तो कातिब तकदीर हमारे लिए ऐसी खुशी लिख दे जो हम चाहते हैं। रबिया ने आखिरी बार गाड़ी स्टार्ट करते हुए सोचा, और फिर उसकी गाड़ी हुजूम में शामिल हो गई।